नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को इस नए वर्ष 2022 की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा बधाई। एकदम बढ़िया तरीके से जिएगा इस साल को, एकदम नई शुरुआत बहुत तगड़े तरीके से करिएगा। तो इसी नए साल को मनाने के लिए, हैप्पी न्यू ईयर का एकदम नया शुरुआत करने के लिए जो है, हम आज का पूरा अभी सारे लोग क्लास 11-12 के ह्यूमैनिटीज वाला परिवार है हमारा, है ना। आप लोगों का कुछ ना कुछ अंदर दिल में एक गोल आप लोग रख करके रखे हैं कि नहीं, हमें यूपीएससी देना है। तो इसी साल, आज पहली तारीख, इसी साल से आपको इस चीज की जो शुरुआत कर देनी है। जब आप देख रहे हैं उसी दिन से नया संकल्प लीजिए नए मंजिल का कि वहां जाना है, और आज से ही इसकी तैयारी में कूद जाइए। और जब भी हम किसी भी चीज की तैयारी में कूदते हैं ना, एकदम छलांग लगाते हैं ना, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि किस चीज में छलांग लगा रहे हैं, उसमें गहराई कितनी, चोट कितना, दर्द कितना, मजा कितना, हर एक चीज से उस चीज को जो है जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए ये पूरा का पूरा यूपीएससी का मास्टर वीडियो जो है आपके सामने है आज। इसमें यूपीएससी के रिगार्डिंग इस वीडियो को बनाते वक्त हम लोग इतना ध्यान रख करके रखे हैं कि इसमें कोई भी इस तरीके से जो शुरुआत की गई है कि माना जा रहा है आप 11-12 में हैं, पढ़ रहे हैं ह्यूमैनिटीज में, आप जानते हैं कि नहीं भाई, एक यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसको देने के बाद एकदम डीएम एसपी बन जाते हैं, वोकाल में जीतते हैं, मजा है, ये है वो है। मतलब इस प्रकार का आपका जो है वातावरण बना हुआ है, ये मान करके चला जा रहा है। और एकदम जीरो से, आपको कुछ नहीं पता, बस आप इतना जानते हो कि नहीं हमें ये देना है। अगर आपके मन में चल रहा होगा कि नहीं भाई देना है, हम आज से शुरुआत करना चाहते हैं, कैसे करें शुरुआत, है ना। हजार चीजें हैं, जहाँ हजार लोग ऐसे, आप करिए शुरुआत, यहाँ आ जाइए, ये करिए वो करिए, इस हिसाब से जो है बात होने लगता है। तो घर पे रह करके, अभी से रह करके बिंदास अपने पढ़ाई के साथ, ग्रेजुएशन के पढ़ाई के साथ, 11-12 की पढ़ाई के साथ कैसे इस चीज का जो है शुरुआत कर सकते हैं, हर एक चीज जानेंगे हम लोग। इस वीडियो को देखिए 4-5 पार्ट में बांटा जाएगा। अगर हम किसी भी चीज की बात करते हैं, किसी भी चीज की तैयारी की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है, वो चीज है क्या, हम उसको जानेंगे। हम यूपीएससी को जानेंगे, एक एक कोने से जानेंगे कि ये कैसे एग्जाम लेती है, क्या डिमांड है इसका, क्या चीज चाहिए यूपीएससी, कैसे बंदों को छांटती है, पूरा का पूरा प्रॉपर प्लानिंग समझेंगे। आपके जीरो से लेकर के सिलेक्शन तक का हर एक प्रोसेस समझेंगे, यूपीएससी को गहराई तरीके से जानेंगे। फिर बात आएगा कि करना क्यों है, क्या मजा है इसमें, करना क्यों है, किस लिए करना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। समय, जो सबसे बड़ा पॉइंट आएगा कि समय, इसको स्टार्ट करने का सही समय क्या है। कहते हैं ना, करोड़ों लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर, लाखों लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर। सोचो, समय की तो बात ऐसी है कि आपसे 6-6 साल बड़े व्यक्ति भी लड़ रहे हैं, छोटे व्यक्ति भी लड़ रहे हैं, आपसे कई ज्ञानी, कई एक्सपीरियंस लिए हुए भी लड़ रहे हैं, जो पहले से पोस्ट पे आ चुके हैं, जो आईपीएस बन चुके हैं, वो भी लड़ रहे हैं क्योंकि उनको आईएएस बनना है। मतलब गजब का सिस्टम है यहाँ पर, सब लड़ रहा है। तो भैया तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, लड़ाई है ना, जितना मजबूत होगा उसी का निकलेगा। तो इसलिए सबसे सटीक जो बात यहाँ पर आती है कि स्टार्ट कब से करें, सही समय क्या है स्टार्ट करने का भी। 11 से करें कि 12 से करें, ग्रेजुएशन से करें, कैसे करें। और जब बात आ जाएगी कि नहीं हम 11 से ही कर दें, नहीं हम 12 से ही कर दें, तब हम आगे बढ़ेंगे कि करें तो कैसे करें, स्टार्टिंग कैसे करें। ये पूरी की पूरी मास्टर वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के बाद हम आपको गारंटी देते हैं कि बस आपका जो लक्ष्य है यूपीएससी, इसके लिए, इसको खोजने के लिए आपको कहीं और भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी और कोई से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना। ये फुल पैकेज, बस आगे बढ़ते वक्त एक कॉपी पेन, डायरी पेन निकाल करके रखिए, मस्त हेडिंग लगाइए, एक एक चीज को साथ में नोट करते हुए चलिए, ध्यान में रखते हुए चलिए, आराम से एकदम दुनिया की मोह माया छोड़ दीजिए, फुल कंसंट्रेशन अपना यहाँ पर लगाइए कि कैसे क्या करना है। लंबा वीडियो होने वाला है, सीरियस एस्पिरेंट के लिए होने वाला है, हर एक चीज के ऊपर बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में बात होने वाली है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के मास्टर वीडियो को, महा मास्टर वीडियो कह लीजिए। हर एक जानकारी यूपीएससी के बारे में होने वाली है, तो साथ में कॉपी की कलम उठा करके बैठिएगा, हर एक चीज को नोट करते रहिएगा। फिर से नया साल की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। इस नया साल एक नया संकल्प मिल करके साथ लेंगे, आग लगा देना है मंजिल की ओर। इस नए साल पे नया संकल्प लीजिए कि अपने मंजिल की ओर पहला कदम हम लोग आज इसी वीडियो से उठा देंगे, अभी से उठा देंगे, फटाक से एकदम सारी जानकारियों को लेकर के। जब
तुम्हें जानकारियां क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो के बाद गारंटी लेते सारी जानकारियां क्लियर हो जाएंगी और फिर जो हमारा दूसरा कदम होगा वो कदम प्रिपरेशन की ओर होगा, वो कदम जंग की लड़ाई की ओर होगा, वो कदम एकदम ऐलान कर देगा कि ना भाई हम भी आ गए युद्ध में, तुम भी हो तो हम भी हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के मास्टर वीडियो को। तो इस पूरे बात की शुरुआत एक लाइन से करना चाहते हैं कि देखो कोई भी काम कर रहे हैं हम लोग, हम हैं चाहे आप हैं चाहे कोई भी इस दुनिया में कोई को काम करना है ना, तो काम को करने के लिए कुछ मंजिल है, वहां पर जाने के लिए, कोई कार्य करने के लिए, कोई तैयारी करने के लिए सबसे पहले अपने दिल और मन को लगाइए। क्या चीज? अपने दिल और मन का माहौल बनाइए। अगर दिल और मन लग गया ना एक बार, तो ये जो तन है ना, ये जो तन है ना, जो स्ट्रक्चर है ना, जो तन है वो ऑटोमेटिक आपका उस काम में साथ देने लगेगा। तो किसी भी चीज की तैयारी हो सबसे पहले क्या लगाना है? उससे दिल लगाइए, उससे मन लगाइए। और दिल मन लग गया तो तन को लगने में समय नहीं लगेगा। और इसी लाइन से आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं सारी जानकारी यूपीएससी के द्वारा। अभी तक हम लोग क्या जानते हैं कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, ठीक है, एक ऐसा बॉडी है जो परीक्षा करवाता है, परीक्षा पास करने के बाद हम लोग कुछ बन जाते हैं तो भाई समाज में बहुत ज्यादा इज्जत मिल जाती है, गरिमा मिल जाती है, एकदम प्रभावशील व्यक्ति बन जाते हैं। यार ऐसे देखो मिडिल क्लास परिवार का हर जगह सुनवाइए नहीं है, कहीं है ना, कहीं कुछ सुनवाइए नहीं, हर जगह से धक्का खाते रहते हैं, हर जगह से ताना सुनते रहते हैं, एकदम जैसे कि कोई इज्जत है नहीं है मार्केट में, है ना, कहीं कुछ सुनवाई नहीं है। तो इसलिए आदमी के अंदर एक आता है कि नहीं यार, ये समाज के अंदर से हम उठ करके आए, इस सिस्टम को बदलें। अगर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं उस सिस्टम को बदलें, अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं उस सिस्टम को बदलें। और ये जो चीज़ है ना, ये एक पावर दे देता है आपके पास, एक ऐसी क्षमता आ जाती है, कैसी क्षमता आ जाती है कि आप समाज को बदलने का एक हिम्मत रखते हैं। इस प्रकार से इस चीज़ की शुरुआत करने से पहले हम कुछ एस्पेक्ट में बात करना चाहेंगे। ये वीडियो देखिए होने किसी से वाला है। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले होंगे हर चीज यूपीएससी के बारे में, ठीक है, एवरीथिंग ऑल अबाउट यूपीएससी। अभी चर्चा करेंगे क्या है, कैसे एग्जाम, क्या इंटरव्यू, क्या चीज, क्या डिमांड है, हर एक चीज के बारे में हम जानेंगे कि यूपीएससी है क्या। एकदम जीरो लेवल से हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ भी नहीं पता, और इस पूरे सेक्शन के बाद जान जाएंगे कि यूपीएससी है क्या। अगर ये सेक्शन कंप्लीट करने के बाद जो दूसरा हमारा आएगा वो आएगा रीजन। क्योंकि देखिए अब जब इस तैयारी में कूदेंगे ना, सब आपसे रीजन पूछता है, सब आपसे रीजन पूछेगा कि नहीं भाई बताओ, तुम बताओ करना क्या चाहते हो, मतलब क्या एम है कि बस बत्ती लगा के टाइ 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 घूमना है, भौकाल चाहिए, ये क्या चाहिए, वो क्या चाहिए। क्यों? आपके मन में सवाल आएगा कि अरे ये सब ऐसा क्यों पूछ रहा है, क्यों, उनसे क्या मतलब, हम जाने। भाई हकीकत है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अब मेरे पास आए, हम पूछनी है कहाँ बनना चाहते हो भाई, तो तुम्हें बोल दे कि भाई अब अंदर से जो भाव हो आपके कि पावर आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, अंदर से आपके मन में लाख चीजें हैं कि नहीं हमारे पास पावर आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन आप बोलने में ये जिगवे गा रहे हैं कि नहीं हमको पावर चाहिए, नहीं हमको गद्दी चाहिए, नहीं हमको बत्ती चाहिए। अंदर से आएगा ना कि अरे तुम क्यों पूछ रहे हो कि हमको क्यों बनना है, तुम कहाँ जानना चाहते हो रीजन। ये पूछने का सबसे बड़ा कारण, कहीं भी किसी से भी जाइए आदमी पूछेगा कि कहाँ बनना चाहते हो भैया, ये रीजन जो है ये क्लियर होना चाहिए, जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। इसलिए नहीं कि आपको पावर चाहिए, बत्ती चाहिए, गद्दी चाहिए, भौकाल चाहिए, इज्जत चाहिए, वो सब बात की बात है। अगर यहाँ पर मानवता ये है कि अगर आप बस इस चीज के लिए यहाँ पर कूदे हैं इस फील्ड में कि आपको गद्दी, पावर, फलाने ठिकाने चाहिए, तो जो प्रेशर झेलने वाले हैं प्रिपरेशन में, जो तनाव झेलने वाले हैं प्रिपरेशन में, जो आपका शेप, जो आपका ये तन है ना, कह रहे हैं ना दिल और मन लगाइए तो तन ऑटोमेटिक लग जाएगा। अगर दिल और मन ऐसे चीजों पे लगेगा कि नहीं हमको भौकाल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो जो आपका तन है ना वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, फूट करके टूट करके रह जाएंगे, ये समझ जाइएगा। इस पूरे एग्जाम के प्रिपरेशन में जो प्रेशर झेलना होगा, जो माहौल बनाना होगा, वो वही व्यक्ति प्रॉपर तरीके से झेल पाएगा, डट करके रह पाएगा, जिसके अंदर एक मतलब बदलाव करने वाला भावना हो। समझ रहे हैं ना, एक बदलाव करने वाला भावना हो। और ये आप समय रहते समझ जाएंगे, एकदम धीरे 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 ये चीज आप समझ जाएंगे। आपको एक ऐसा फेस आएगा जब आप ये चीज एकदम क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पर मैं हूं, मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, एकदम जम करके तैयारी करना है, तो मैं टिका रहूंगा। फिर एक समय आने के बाद आपको ये सब चीजें छोटी लगने लगेंगी कि नहीं इज्जत मिल जाएगा, भौकाल मिल जाएगा, गद्दी पे बैठेंगे, 10 लोग मेरे सामने घूमेंगे, 10 ठो नौकर, बंगला, गाड़ी,
हर जगह जहां फोन मारेंगे दे रिश्तेदारों को दे के कुटवा दिए, ये सब एक छोटा भाव लग जाएगा। ये सब भाव ज्यादा दिन तक आपको हिम्मत नहीं दे पाएगा इस तैयारी के लगने के लिए। और ये बार बार समझिएगा, ये तैयारी नहीं एक तरीके का जंग है, क्योंकि यहाँ आपसे बड़ा भी लड़ रहा है, आपसे छोटा भी लड़ रहा है। जो पहले से सक्सेसफुल हो गया है, डॉक्टर इंजीनियर बन गया है, उसको कैरियर का कोई टेंशन नहीं है, वो भी लड़ रहा है। जो पहले से एसपी ओसपी बन गया वो भी लड़ रहा है। मतलब कि आप एक कच्ची माटी के समान हैं, और यहाँ पर धधकते हुए ईंटें जो है वो लड़ रहे हैं, संगमरमर जो है लड़ रहे हैं। आपकी औकात खाली एक मिट्टी के बराबर होगी। और ये जो लाइन है ना, पर्पस, रीजन, ये आपको जो हिम्मत देता है मित्र, वो हिम्मत देता है ये मट्टी से कठोर पत्थर बनने का। समझ रहे हैं ना? इस जंग में सब लड़ रहा है, कोई लोहा लड़ रहा है, कोई पत्थर लड़ रहा है, कोई ईंटा लड़ रहा है। आप अभी एक कच्ची माटी हैं, और कच्ची माटी को जो रीजन है ना, वो हिम्मत देगा कि नहीं रे तू माटी नहीं, तू पत्थर है। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर झेलने वाले होंगे, तैयारी में तनाव, 1 साल नहीं निकला, 2 साल नहीं निकला, आप सोचिए ना, इतना बड़ा सिलेबस का तैयारी कर रहे हैं, फिर मेंस तैयारी कर रहे हैं, फिर इंटरव्यू, छट गए, फिर से टूट गए, बिखर गए, एकदम बिखर गए। फिर मजबूती लाए, फिर तैयारी कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर बिखर गए। क्यों? हजारों लोग लड़ रहे हैं आपके साथ। और यहां पर आपको जो हिम्मत देगा, ये हर बार ये लिखित है, सारे जितने भी हैं अभी तक के दिए हुए सबके समय में ये जो प्रेशर आता है, जो यहां पर इस तैयारी को करने का जो बोझ आता है, अभी आप अपने एक एग्जाम से, एक तन्नी मनी एकेडमिक्स के एग्जाम से प्रेशर ले लेते हैं, झंझट ले लेते हैं, टेंशन में होकर के भौखला जाते हैं। इसका कितना गुना होगा वहां पर आप सोच भी नहीं सकते। हर एक एक्सपेक्ट में बात आते हैं, और यहां पर आपको एक ही चीज हिम्मत देगी मित्र, वो हिम्मत होगा रीजन। क्या आपका कारण क्या है वो बनने का, हम इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। इसीलिए कोई भी कहीं भी आप जाएंगे कि भैया हमको तैयारी करना है यूपीएससी का, तो सबसे पहले पूछेंगे कि करना क्या है चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर तुम भौकाल में आए होगे, देख करके उनका महफिल, उनका भौकाल, कि उनका कार्य क्या है, हमको क्या है ना, बाहर से देखते हैं वो लोग। समझ रहे हो? एक रियल एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वीडियो लंबी होनी है, सीरियस एस्पिरेंट को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर को बाहर से देखते हैं, ठीक है, बाहर से, कि अरे क्या बात है, क्या जलवा, ये सीन दिख रहा है, काफिला जा रही है, एंट्री देखते हैं, ठीक है, धुन लगा करके डुडुन 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 एंट्री हो रहा है, किसी को क्या दिया, किसी को उठा के, ये सब क्या है ना, ये ऊपर का छोटा सा परत है जिसपे आपको ध्यान ही नहीं देना। अंदर वो जो व्यक्ति है ना, वो जो झेल रहा है, वो जो समाज में वो जो चीज मेंटेन कर रहा है, वो हकीकत है। तो इसीलिए आप कहीं भी जाएं कि हमको यूपीएससी का तैयारी करना है, सबसे पहला सवाल रीजन क्या है तुम्हारा, बताओ। अगर रीजन ये है कि ऐसे इस चीज के लिए, भौकाल के लिए जी रहे हो, तो वो जान जाएगा सामने वाला कि आप इस जंग में नहीं लड़ पाएंगे, आप इस जंग में नहीं लड़ पाएंगे, आप बिखर करके रह जाएंगे। यहां पर वही टिका रहेगा ठोस बन करके, जिसके अंदर ये चाह होगी कि नहीं हमको बदलाव करना है। इस समाज में मैं जैसे जाता हूं, हमको बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं कि नहीं, कहीं भी पूछ नहीं है, कितने करप्शन टाइप का चल रहा है। अगर आज जिस आप जिले में होंगे, अगर आप किसान का सिस्टम देखिए, आपको कोई कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है। कुछ कहीं पे जा रहे हैं, कुछ छोटा छोटा ग्राम विकास अधिकारी जो है इतने पद पे, वो गुंडई किसी कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं सुन रहे, किसी का कुछ नहीं सुन रहे। ग्राम का प्रधान किसी का कुछ नहीं सुन रहा है, जो बीडीओ है वो किसी का कुछ नहीं सुन रहा है, ब्लॉक में बहुत सारा सिस्टम है। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो नीचे छोटे छोटे जो वर्ग हैं, वो कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं, किसी का कुछ सुनवाई नहीं है आम आदमी का। अगर आपके अंदर ये चाह होगा कि नहीं इस सिस्टम को हम बदल करके रखेंगे, वो हिम्मत जब होगी ना, तब आप इस जंग में कूद करके लड़ेंगे। तो सबसे पहले मित्र यही एक कारण है हर जगह का जानने का कि इसके पीछे का रीजन क्या है। कोई तुम्हारे चेहरे से तुम्हारा रीजन नहीं जानेगा। और यूपीएससी की तैयारी में रीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि बिखरने का ये तैयारी आपको दिन भर तोड़ेगी। हकीकत बता रहे, दिन भर तोड़ेगी। और वही यहां पर खड़ा होकर के ठोस रहेगा ना, जिसके पास एक तगड़ा रीजन हो। ठीक है, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन आपके माँ बाप हो, रीजन आपका व्यक्तित्व बनने का हो, रीजन आपका बदलाव लाने का हो, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ठोस रीजन भौकाल को छोड़ करके, तो उसको फाइंड करना पड़ेगा। अभी मन में आपके ये ना है कि नहीं भैया हम तो अभी सोच रहे थे कि अच्छा जॉब है, इसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, शुरू से सुने आईएएस पीसीएस बनने का। आएगा, आप जब देखेंगे समाज को ना, तो वो समय रहते आएगा। इसका भी टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोग के पास बहुत ज्यादा समय है ना, बहुत ज्यादा समय है। रीजन एक पल आने के बाद समझ में आ जाएगा। एक ऐसा समय आएगा आपके जीवन में जब आप खड़े होकर के इस चीज को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज को फाइंड आउट कर पाएंगे कि नहीं ये भौकाल वाला जिंदगी नहीं चाहिए था, बदलाव वाला जिंदगी चाहिए था। ठीक है ना, करने क्या आए थे, बदलाव वाला जिंदगी चाहिए था। तो जब आप रियल
चीज पे जब आप फोकस करेंगे तब आपको हिम्मत मिलेगा इस परीक्षा में लड़ने का, और वही चीज यहां पर तराशी जाती है। और यही एक मेन कारण है कि सब लोग रीजन और आपसे आपका पर्पस पूछता है। ये सीन खत्म करने के बाद हम आएंगे टाइमिंग। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा कि हम शुरुआत कब से करें। ठीक है, शुरुआत कब से करें। देखिए 36 लोग आपको 36 प्रकार का सलाह देंगे, 36 लोग 36 चीज से बोलेंगे कि ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो वैसे करो। आपको उस चीज में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप सीरियस चीज समझिए। आप जानते हैं कि यूपीएससी जो है वो ह्यूमैनिटीज का 70% सिलेबस है उसमें, है ना। वही सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं वही सारी चीजें वो पूछती है, आपको समाज से करेक्ट करती। तो जब आपको ये चीज पता है कि हम आगे जा करके इस पर्टिकुलर चीज को करेंगे, तो शुरुआत अभी से करने में क्या बुराई है। शुरुआत अभी से करने में क्या बुराई है। जब वहां पर आपसे बड़ा लड़ रहा है, जब वहां पर आपसे इतना एक लेवल का जाकर के बंदा लड़ रहा है, तो अभी से शुरुआत करने में क्या बुराई है। यहां पर आपको कोई सजेशन ये देता है कि 12 बात करिए, ग्रेजुएशन बात करिए। इसमें एक बड़ा इस टाइप का है कि लोग सोचते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए अपने 11-12 से, अपने ग्रेजुएशन से। आप ये आपके ऊपर है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सही समय अगर हम बात करें टाइमिंग का, तो सही समय यही है, यही सही समय है। अभी कोई थोड़ी ना तुमसे पूछने जाएगा कि कोई सोच सकता है कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होगे, कोई सोच सकता है नहीं। प्रेशर है नहीं होगा, बिंदास जियोगे, अच्छे से तैयारी करोगे। ठीक है, तो हम लोग टाइमिंग के ऊपर आएंगे और यही सबसे बेस्ट समय है। एक बात जान जाइए, आदमी कहते हैं समय ना, कुछ समय नहीं है। जिस दिन आपके अंदर सोच आ गया, जिस दिन आप ये जागरूक हो गए, जिस दिन आप ये ठान लिए कि नहीं हम ये चीज प्रॉपर कर रहे हैं, अगर आप कॉपी किताब लेकर के बैठे हैं, कलम बैठे हैं, इंटरेस्ट है, हर एक चीज को नोट कर रहे हैं, हर एक बात को सुन रहे हैं, लिख करके दे रहे हैं, भैया आपका यही सही समय है। आप अंदर से जागरूक हो गए हैं। इंसान जब जागरूक हो जाता है तभी उसका सही समय रहता है, और इसीलिए कहा गया है जब जागो तभी सवेरा। आप जाग गए हैं। हम इस मेले को स्टार्ट करने से पहले ही बोले थे कि अब तुमको जागना पड़ेगा, तो जाग जाओ मित्र, जब जागते हो तभी सवेरा होता है। और ये बात लिख लो कि अगर आप अभी जाग गए हैं तो फिर समय की बात आप हमसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि यही सही समय है। अब जब समय डिसाइड हो जाएगा हमारा, तब हम जानेंगे कि ठीक है, ठीक है। हम ये सब पार्ट अगर देखते हुए जब आएंगे, तब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि ठीक है भैया, हमको यूपीएससी बारे में हम सारा जानकारी ले लिए, हमको पता चल गया मेरा ये पर्पस है, हम इसलिए यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं। फिट, क्लियर। अगला पर आए टाइमिंग, भैया यही सही समय है, हम अभी से अपना तैयारी स्टार्ट करते हैं। इतनी चीज जब आप जान गए, तब हम मेन मुद्दा पे आएंगे कि करें कैसे। ठीक है, करें कैसे, जो कि सबसे बेहतरीन पार्ट होने वाला है, सबसे अस्थाई, सबसे रियलिटी बेस्ड होने वाला है। इसमें आपकी मदद हमारे साइड से भी होगी। कुछ कुछ चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, कि अभी से अगर मैं 11th में हूं, अगर मैं 12th में हूं, अगर मैं इस समय हूं, तो मैं अपनी तैयारी कैसे बिल्डअप करें। क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा, जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी एक बहुत सटीक लाइन, उसको ध्यान समझ लीजिएगा, ये एक कटु सत्य वचन टाइप है कि जो परीक्षा है यूपीएससी, ये आपसे ज्ञान मांगती है। क्या मांगती है? ज्ञान मांगती है, जानकारी मांगती है। ध्यान समझिए कि बहुत बहुत जो सटीक चीज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। जो परीक्षा है यूपीएससी, सबसे पहले तो ये ज्ञान मांगती है, चेक करती है कि आपके पास ज्ञान कितना है। क्यों? क्योंकि जब आप डीएम बन जाएंगे, जब आप कोई एक पोस्ट पे होंगे, तो आप दूसरों की तरह मूर्खता वाली बात नहीं करेंगे। आपके ऊपर एक रहेगा, एक जो ऊपर के जो लोग रहेंगे वो निश्चिंत रहेंगे कि हाँ, वो मेरा जो ऑफिसर है वो उस जिले में है और उस जिले को वो संभाल सकता है, उस जिले को नियंत्रण कर सकता है। तो जब ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी हो, हर एक लोगों की जिम्मेदारी हो, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी हो, वो व्यक्ति जिम्मेदार होना चाहिए, उसके पास सारा ज्ञान होना चाहिए। तो यूपीएससी सबसे पहले तो ज्ञान का खेल है। क्या चीज? कि आपको ज्ञान होना चाहिए आपके भारत के बारे में। आप सब चीज जानते हो कि समाज में होता क्या है। आप एक मूर्खतापूर्ण व्यक्ति से बात करिए जो कि कुछ भी बोल सकता है, उसको कुछ नहीं पता कि समाज से क्या मतलब, ये मतलब, वैसा आपको व्यक्ति नहीं बनना। आप एक पर्सनालिटी होंगे, आप एक ऐसे व्यक्तित्व होंगे जो कि पूरे जिले की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। तो आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। और यूपीएससी में जिम्मेदार बनने के लिए सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार बनना होता है, तो सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की होती है वो होता है ज्ञान। समझ रहे हैं ना? तो यूपीएससी सबसे पहले अगर आपको जाने कि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आपका ज्ञान चेक करेगी, आपकी पर्सनालिटी चेक करेगी। और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यूपीएससी किसी भी व्यक्ति से 3 डिमांड करती है, बस किसी भी व्यक्ति से। कोई भी नॉर्मल इंसान हो, एक बच्चा हो चाहे कोई एक बूढ़ा हो, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है ना, उससे बस 3 क्या चीज 3 डिमांड रखती है। उसको नहीं पता आप कौन है, कैसे हैं, कैसे, वो कुछ नहीं जानती, नहीं, आपसे 3 डिमांड कर रही है। पहला कि हाँ आप मैच्योर हैं क्या, पहला डिमांड।
यूपीएससी का, क्या आप मैच्योर हैं क्या, दूसरा डिमांड यूपीएससी का, क्या आपके पास नॉलेज है क्या, और तीसरा डिमांड यूपीएससी का, क्या आपके पास पर्सनालिटी है क्या। यही 3 मुद्दा जो है खाली यूपीएससी मांगती है आपसे, किसी भी व्यक्ति से। किसी उसको क्या पता कि आप कैसे हैं, वो क्या आपको बैकग्राउंड जानती है, नहीं, वो आपको चेक करती है यूपीएससी ज्ञान का, क्योंकि पूरे जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर होगी जो पूरे जिला को संभाल रहा होगा। तो यूपीएससी सबसे पहले जानना चाहेगी कि उस व्यक्ति मैच्योर है कि नहीं, व्यक्ति मैच्योर है कि नहीं। पता चला भौकाल के मारे जनता को छोड़ दिया, अपने बैठ के मोमोज टूस रहा है, लोग कुछ हो गया, कुछ दंगा उंगा हो गया, खत्म सब। सबसे पहले जिम्मेदार मैच्योरिटी से चेक होगा कि आप मैच्योर है कि नहीं, यूपीएससी का सर्वप्रथम डिमांड। अगला कि व्यक्ति जिसके ऊपर मैं जिला का पूरा छोड़ रही हूं, हर एक चीज जिम्मेदारी उसके ऊपर छोड़ रही हूं, व्यक्ति के पास जानकारी है कि नहीं, व्यक्ति जानकार है कि नहीं। और तीसरा कि व्यक्ति वो व्यक्तित्व है कि नहीं, वो पर्सनैलिटी है कि नहीं, जो इस चीज को पूरा प्रेशर को संभाल सके, उस चीज को मेंटेन कर सके, लोगों और दूसरे जगह से एक ये चीज वातावरण को बना करके रखे। तो 3 चीज याद रखिएगा, मैच्योरिटी, दूसरा नॉलेज और तीसरा पर्सनालिटी। यूपीएससी ज्ञान पे खेलती है, वो जानना चाहती है कि आपका ज्ञान कैसा है। और एक बात समझिएगा, जो मेन लाइन पे मैं आने वाला हूं, इसको आप समझ गए, आपका तैयारी का 50% नॉलेज आपको अभी मिल जाएगा कि यूपीएससी सर्वप्रथम ज्ञान का खेल है। यूपीएससी सर्वप्रथम ज्ञान का खेल है। ये चेक करेगी कि आपके पास ज्ञान कितना है। और दूसरी बात समझिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी, यूपीएससी सर्वप्रथम ज्ञान का खेल है कि आपको वातावरण के ज्ञान के बारे में क्या पता। और दूसरी चीज, उसी ज्ञान को, बात ध्यान समझिएगा, ज्ञान का खेल है। कैसे पता करेगी यूपीएससी कि आपके पास ज्ञान है, कैसे जानेंगे हम तुम्हारे पास ज्ञान है। उस ज्ञान को कि अगर आप यूपीएससी बोले नहीं भाई ज्ञान चाहिए, जो ज्ञानी व्यक्ति है सामने आओ, तो आप बोले नहीं जी मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है। यूपीएससी कैसे चेक करेगी कि आपके पास ज्ञान है? उस ज्ञान को, उस नॉलेज को समझाने के लिए भाषा का प्रयोग होगा। ध्यान समझिएगा, यूपीएससी सर्वप्रथम चेक करती है कि उस व्यक्ति में नॉलेज क्या है, और उस नॉलेज को समझाने के लिए भाषा सबसे ज्यादा जरूरी कड़ी आता है। और अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा को बोल करके, लिख करके और समझ करके, पढ़ करके ही आप जो है भाषा का इस्तेमाल करेंगे मित्र। यही 2 चीज है मूल मंत्र यूपीएससी का। ध्यान समझिएगा, यूपीएससी ज्ञान का खेल है। यूपीएससी में जाने के लिए या उस पोस्ट पे जाने के लिए, जिम्मेदारी संभालने के लिए, सबसे पहले आपके पास जिम्मेदारी का जो भाव है उसके लिए ज्ञान होना पड़ेगा। क्या ज्ञान होना चाहिए आपके पास? अगर आपके पास ज्ञान हो गया ना, यूपीएससी कैसे चेक करेगी कि तुम ज्ञानी हो? यूपीएससी कैसे चेक करेगी कि तुम ज्ञानी हो? उस ज्ञान को समझाने का भाषा तुम्हें आना चाहिए। बात समझिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपके पास ज्ञान, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और उस नॉलेज को समझाने के लिए आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए। यूपीएससी 2 चीज का खेल है मित्र, लैंग्वेज और आपका नॉलेज। लैंग्वेज और नॉलेज यूपीएससी सबसे पहले डिमांड करिए। मैं इस लाइन को 2-3 बार इस तरह रिपीट कर रहा हूं, खोपड़ी में घुसा लेना। सबसे पहले नॉलेज, और नॉलेज को समझाने के लिए लैंग्वेज। बात समझिएगा, क्यों मैं इस बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं? यूपीएससी नॉलेज का फील्ड तो है, नॉलेज तो चेक करेगी कि तुमको कितना पता है। कैसे चेक करेगी? कैसे बताएंगे आपको? आपको पता है, आप नॉलेज सर्वप्रथम ले लिए सब चीज का, भारत का पूरा नॉलेज है आपके पास, आप दूसरों को कैसे समझाएंगे? अगर आपका भाषा ही कमजोर होगा तो, आपका भाषा ही कमजोर होगा। आपके पास नॉलेज है, 2 चीज मांगती है, लैंग्वेज और नॉलेज। नॉलेज लैंग्वेज एकदम रट लीजिए दिमाग में। आपके पास नॉलेज हो गया, उस नॉलेज को समझाने के लिए, यूपीएससी को उस नॉलेज को समझाने के लिए कि नहीं भाई मैं नॉलेजेबल हूं, कैसे समझाओगे? भाषा का इस्तेमाल करके समझाओगे ना। पेपर में उस टॉपिक के ऊपर लिख करके समझाओगे ना। तुम्हारी लिखावट देख करके, लिखावट क्या है? भाषा के अंदर बोलना, लिखना, पढ़ करके समझना, यह सब भाषा का खेल है। तो यूपीएससी चेक कैसे करेगी कि आपके पास नॉलेज हो? मित्र, पेपर में जब आप जाएंगे, आप जब लिखने जाएंगे, आपके पास नॉलेज है, आप सबसे पहले बोल दे कि नहीं भाई यूपीएससी सुनो मैं नॉलेजेबल व्यक्ति हूं। यूपीएससी कैसे चेक करेगी? भाषा से चेक करेगी। तो नॉलेज लैंग्वेज का खेल है। नॉलेज आपको आती है, आप अपने लैंग्वेज पे मेन फोकस करेंगे। जब पेपर देने जाएंगे ना, तो वहां पर आपकी लैंग्वेज देखेगी यूपीएससी की, आप समझा कैसे रहे हैं। लैंग्वेज में 3 चीजें आएंगी। बोल के जब आप किसी भी चीज को बोलेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे। क्या करेंगे? नॉलेज गेन किए कोचिंग से,
कोचिंग वालों से नॉलेज ले लिए आप, कोचिंग से, किताब से, बुक से, हर एक चीज से आप नॉलेज ले लिए, तो नॉलेज वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया ना। अब उस नॉलेज को यूपीएससी चेक कैसे करेगी? लैंग्वेज से। सबसे पहले वो आपको जो पेपर देगी उसमें आप समझेंगे, अगर आप समझ पाए, उसकी लैंग्वेज को आप समझ पाए, तो वो जान जाएगी कि नहीं भाई व्यक्ति में समझने की, पढ़ने की क्षमता है। आप पढ़ करके सही जवाब लिख पाएंगे तो वो समझेगी कि नहीं भाई इस व्यक्ति को दर्शाने की उसका भाषा आता है, उसको किसी चीज को समझा सकता है। और भाषा अगर मैं बात करूं तो भाषा का इस्तेमाल लिखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, इन सब चीज के लिए आपको भाषा का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए आप हमेशा सुनते हैं कि राइटिंग का स्किल बनाओ, राइटिंग का स्किल बनाओ, राइटिंग का स्किल बनाओ, पढ़ने का स्किल बनाओ, राइटिंग स्पीड बनाओ। मेन बात यह है यूपीएससी वही दो चीज का खेल है। नॉलेज गेन कर रहे हैं, वर्षों से नॉलेज के पीछे पड़े हैं, वर्षों से नॉलेज गेन करते चल रहे हैं, वर्षों से सारा ज्ञान लेते चल रहे हैं। अगर आपका लैंग्वेज कमजोर होगा तो आप समझा पाएंगे क्या यूपीएससी वालों को कि आपके पास नॉलेज है? फेल हो जाएंगे। तो इसलिए नॉलेज और लैंग्वेज दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम नॉलेज ले लेंगे तो उस नॉलेज को यूपीएससी को समझाने के लिए कि देख भाई मेरे पास नॉलेज है, समझाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करेंगे आप? लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए कहा जाता है लैंग्वेज में ही लिखना, बोलना, पढ़ना आ जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि अपने राइटिंग पे फोकस करिए। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आपका राइटिंग मजबूत हो जाएगा तभी तो आपके नॉलेज को चेक करेंगे ना। तो इसीलिए कहा जाता है भैया कि नॉलेज और लैंग्वेज दो महत्वपूर्ण रोल हैं इस चीज को समझाने के लिए। तो हमें अपना नॉलेज भी मजबूत करना है और अपना लैंग्वेज भी मजबूत करना है। इंटरव्यू में गए आपको आपकी पर्सनालिटी चेक करी जाएगी लैंग्वेज के दम पर ना, कैसे बात कर रहे हैं, क्या है स्थिति, जो भी होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी में दो सबसे बड़ा रोल है नॉलेज और लैंग्वेज का। नॉलेज आपको आ गई, ज्ञान आपको आ गया, तो उस ज्ञान को दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए आपको भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आप लिख करके, बोल करके, समझ करके, पढ़ करके, कॉम्प्रहेंशन आता है बड़ा, उसको समझना पड़ता है, वो भाषा ही तो है, वो तो भाषा का ही पार्ट है ना। तो इसलिए दो मूल मंत्र अभी से, सबसे पहली चीज आपको नॉलेज गेन करना है और लैंग्वेज डेवलप करना है। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, नीचे लिख करके जाइएगा भैया, दो चीज, नॉलेज गेन करेंगे, लैंग्वेज डेवलप करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे और लैंग्वेज डेवलप करेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है एक लाइन की, कि ज्ञानी बन करके अगर आप भाषा से उस चीज को समझा ना पाए तो आप फेल हो जाएंगे। दोनों कड़ी मजबूत होनी चाहिए। और फिर हम अपने इस टॉपिक पे आएंगे कि हमें तैयारी कैसे शुरुआत करनी है, स्टार्टिंग हमारा जो है वो कैसे होगा 11th 12th का। अगर हम अभी 11-12 में हैं, हम अपने कैसे, मतलब किस तरीके से परफेक्ट चीज क्या होगा, हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले जानना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यहां पर सबसे पहला टॉपिक है यूपीएससी के बारे में। आप फेस समझ गए, यूपीएससी के बारे में जानकारी, पर्पस, फिर उसके बाद टाइमिंग, और टाइमिंग के बाद ठीक है भैया हम सब जान गए, हम हर चीज जान गए, यूपीएससी क्या होता है, मेरा पर्पस हम ढूंढ लिए पर्पस कि नहीं मेरा ये पर्पस है। तीसरी चीज हम टाइमिंग जान गए कि नहीं यही मेरा सही टाइमिंग है। अब चौथी चीज पे आते हैं कि ठीक है भैया हर एक चीज क्लियर है, अब बताइए प्रिपरेशन का, इस जंग का सबसे पहला कदम क्या रखें, सबसे पहला स्टेप क्या ले, सबसे पहला जो रिएक्शन है वो क्या ले, उस चीज के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहला सेक्शन जो है स्टार्ट करते हैं अपने यूपीएससी से जानकारी लेते हुए, कि यूपीएससी के बारे में सभी जानकारी जानते हैं। यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो कि भारत में नेशनल लेवल पर एक अलग अलग परीक्षाएं कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है। उस परीक्षाओं को, यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो परीक्षा कंडक्ट करवाती है, उस परीक्षाओं को पास करने वाले व्यक्ति भारत के सबसे रेस्पेक्टेड पोस्ट पे जाते हैं, भारत के सबसे जाने माने पोस्ट पर जाते हैं, सर्वमानित पोस्ट पर जाकर के जो टॉप सर्विसेज हैं इंडिया की वो उन्हें मिलती हैं। समझ रहे हैं, यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो परीक्षा करवाती है। परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण हो गए, अगर परीक्षा में आप पास हो गए तो आप भारत की सर्वमानित टॉप सर्विसेज में जाएंगे, टॉप पोस्ट पर जाएंगे, वहां पर आपका जो है चयन होगा। यहां पर जो दूसरी बात समझिए, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ऐसे बहुत सारे टॉप लेवल जो आपको परीक्षाएं हैं, टॉप लेवल सारी जो पोस्ट हैं वहां पर आपके जाकर के नियुक्ति होगा और आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी। ये बहुत ही सम्मानित वाला जो यहाँ पर गर्वान्वित वाला जो फील्ड है आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पर दो चीजें जो मेन यहाँ पर मुद्दा आता है आईपीएस का और आईएएस का।
अगर आप टॉप रैंक में आए रैंकिंग के वाइज आईएएस, आईपीएस, फिर उसके बाद आईएफएस, आरएस, ऐसे करके जो आपको रैंकिंग देखने को मिलेगी। परीक्षा निकालने के बाद अगर आप टॉप रैंक पे हैं तो आपको आईएएस मिलेगा, उससे नीचे है तो आपको आईपीएस मिलेगा, और फिर उससे नीचे है तो आपको धीरे धीरे आईएफएस, आईआरएस करके जो है धीरे धीरे लास्ट तक सारी कई पोस्टें हैं वहां पर जो आपको देखने को मिलती हैं। हम लोग अगर आईएएस का बात करें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अगर आपको यहां पर मिलती है तो आप ट्रेनिंग लेने के बाद जो सबसे पहले पोस्ट पे जाएंगे वहां पर आप एसडीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे, और इसकी जो मतलब ये सारे पोस्टों को देखते हुए जो आपके हाईएस्ट स्टार्टिंग होगा, अब जो डीएम डीए सब देखते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए, ये सब तो एक ठीक है स्टार्टिंग लेवल पे है ये सब, है ना। जो मेन चीज आदि बनता है वो जाकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक जो है यहाँ पर आदमी देखने को मिलता है, तो आईएएस रैंक से आप वहां तक जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप पुलिस सर्विस में जा रहे हैं तो पुलिस सर्विस में आपका स्टार्टिंग एसीबी से होगा, एसीबी से आपकी पोस्टिंग होगी, एसीबी से आगे जाकर के आप जो है डीएसपी, एसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, यहाँ तक आप जाते हैं। पूरा जो पुलिस का कंट्रोल है उसमें आप बहुत ही एक जिम्मेदार व्यक्ति माने जाते हैं। तो यूपीएससी एक परीक्षा जिसको पास करने के बाद टॉप सर्विसेज मिलती हैं। इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट यहाँ पर जो है मिल रही हैं, तब तो सभी जाना चाहेगा, है ना। तो अब इसके लिए अब सब तो जा नहीं सकता, कैसे छांटा जाए, तो यहाँ पर यूपीएससी जो है अपना कुछ क्राइटेरिया रखती है ना, कि अगर आपको ये पोस्ट पर जाना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके अंदर ये क्वालिटी है कि नहीं। यूपीएससी का बस आपसे 3 डिमांड है, ठीक है। आप अभी 0 लेवल पे आप कुछ नहीं जानते तो आप तराशिए कि आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं। यूपीएससी हर एक एस्पिरेंट से जो कि जाकर के सिविल सर्वेंट बनता है उससे 3 चीजें मांगती हैं। सबसे पहला चीज यहां पर इसके डिमांड है, जो यूपीएससी के क्या है, यूपीएससी का जो डिमांड है जो कि वो हर एक एस्पिरेंट में मांगती है, वो डिमांड यहां पर आप देखिए 3 डिमांड है। सबसे पहले मैच्योरिटी, क्या चीज, सबसे पहले मैच्योरिटी। उनका यह मानना है कि अगर हम एक बंदे को वो पूरी जिले की जिम्मेदारी दे रहे हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां दे रहे हैं, पब्लिक का उन पे जो है पूरा जिम्मेदारी होने वाला है, तो सबसे पहले चीज वो व्यक्ति मैच्योर होना चाहिए। ठीक है भैया, कैसे मैच्योर होगा? मैच्योर होने के लिए सबसे यहां पर जो माना जाता है कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जो 11-12 पढ़ा हो और वो ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएट व्यक्ति हो, और उसकी उम्र 21 साल की हो गई हो, तो वो माना जाता है कि हाँ भाई ये जो है मैच्योर व्यक्ति है। और इसी चीज को यूपीएससी ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा है, यानी कि वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, वही लोग इस परीक्षा में आकर के बैठ सकते हैं जो क्या हो, मैच्योर हों। और कैसे पता चलेगा मैच्योरिटी? वो ग्रेजुएट होने चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन आते आते एक लेवल आ जाता है कि आप मैच्योर हो जाएं। तो ग्रेजुएशन के बाद और 21 साल की उम्र के होने के बाद जो है आदमी मैच्योर माना जाता है। तो यूपीएससी सबसे पहला जो क्राइटेरिया मांगती है अपने लिए वो हो गया मैच्योरिटी। आप और यही मैच्योरिटी इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है कि आप मैच्योर होना चाहिए, तभी आप परीक्षा में बैठ पाएंगे देने के लिए, नहीं तो कोई जरूरत आपकी नहीं है। और कैसे होंगे? ग्रेजुएशन और 21 वर्ष की उम्र जो है यहां पर मानी जाती है। तो सबसे पहली चीज मैच्योरिटी, यूपीएससी क्या मानता है? मैच्योरिटी मांगता है आपसे। अब दूसरी चीज पे आते हैं, वही बात नॉलेज वाली, है ना। दूसरी चीज जो यूपीएससी मांगता है हर एक एस्पिरेंट से कि व्यक्ति मैच्योर होना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति के पास नॉलेज होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या चीज? व्यक्ति के पास नॉलेज होना चाहिए। अब यहां पर नॉलेज की अगर हम बात करें तो आप पहले ये समझिएगा, हम पढ़ते हैं, ये बैठ करके पढ़ने लगते हैं, इतना सब ज्ञान लेने लगते हैं, ये सब क्या चीज है? सबसे पहले अगर आप उस पोस्ट पर जाकर के बैठ रहे हैं, इमेजिन कर लीजिए आप बन चुके हैं आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आप उस पद पर जाकर के बैठ रहे हैं, तो क्या आप ऐसे ही बैठ जाएंगे? आपको सारी जमाने की जो है सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, हर एक एक्सपेक्ट पे आपको सारी बातें जो है पता होनी चाहिए, तब जाकर के, यानी कि ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी ज्ञान को समझाने के लिए भाषा, समझ रहे हैं ना, उसी ज्ञान को समझाने के लिए भाषा, वही 2 बातें नॉलेज और लैंग्वेज। तो यहां पर नॉलेज चेक करने के लिए पहला डिमांड मैच्योरिटी, दूसरा डिमांड नॉलेज। और कैसे चेक करती है नॉलेज? आपके नॉलेज को जानने के लिए कि आप नॉलेजेबल हैं कि नहीं, आपके पास जानकारी है कि नहीं। तो नॉलेज को जानने के लिए, आपकी जानकारी को पता करने के लिए यूपीएससी 2 एग्जाम करवाती है। एक करवाती है प्रीलिम्स और दूसरी करवाती है मेंस। इन दोनों एग्जामों से आपका कितना आपके पास नॉलेज है वो चेक किया जाता है। मैच्योरिटी तो आप एलिजिबिलिटी से पता चल गया, पेपर में नहीं बैठ पाएंगे। और दूसरा नॉलेज चेक किया जा रहा है। अगर हम यहां पर 2 परीक्षाएं हो गई, एक प्री हो गया और एक मेंस हो गया। प्रीलिम्स पे हम लोग आते हैं।
सबसे पहले आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो 400 मार्क्स का होगा। इसमें दो पेपर होंगे, एक होगा जनरल स्टडीज का और एक होगा सी सेट का। ठीक है, आपकी जानकारी मैच्योरिटी चेक हो गया। दूसरा चीज जानकारी, आपका ज्ञान चेक करने के लिए यूपीएससी दो एग्जाम करवाती है। एक का नाम है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स जो कि 400 मार्क्स का होता है, इसमें एक पेपर होता है जनरल स्टडीज का, दूसरा पेपर होता है सी सेट का। इसमें से जो सी सेट है वो खाली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब सी सेट को बस आप पास कर जाएं, इतना नॉलेज हो, आपका एप्टीट्यूड चेक हो जाएगा, बस उसको पास कर जाइए। जो मेरिट बनेगी, जो रैंकिंग बनती है, वो आपके जीएस के पेपर से बनती है। ठीक है, प्रीलिम्स 400 मार्क्स का, दो पेपर होंगे जीएस के और सी सेट के। 200 मार्क्स का जीएस होगा और 200 मार्क्स का आपका सी सेट होगा। सी सेट को खाली आपको पास करना है और यहां पर जो आपका जीएस है इसी में से मेरिट बनेगी। समझ रहे हैं, इसी में से मेरिट बनेगी और अगर आप मेरिट में आ जाएंगे तब जाकर के आप आगे जाएंगे। यानी कि मेन मकसद जो इस परीक्षा का है, आप सबसे पहले मैच्योर हैं, मेरी बात पकड़िएगा। दूसरा, आपका जानकारी चेक किया जा रहा है। जानकारी में यह पाया जा रहा है कि 400 नंबर का जो पेपर है आप देंगे जीएस का और आपके सीसेट का, सीसेट खाली पास कर जाइए और जीएस से आपका रैंक बन जाएगा। तो प्रीलिम्स खाली इसलिए रखा जाता है कि आलतू फालतू लोग आगे ना जाएं। जो सीरियस अभ्यर्थी है, जो सीरियस टाइप के एस्पिरेंट है, वही आगे जाकर के मेंस लिखे, क्योंकि मेंस को व्यवस्था भाई सिस्टम बनाना पड़ता है परीक्षा लेने के लिए, है ना। तो वहां पर भगदड़ ना मचे, खाली सीरियस एस्पिरेंट ही जो है वो आगे जाए, इसलिए प्रीलिम्स यहां पर आपको देना पड़ता है। तो याद रखिएगा, जानकारी चेक हो रही है आपकी। प्रीलिम्स को दे करके आपकी जानकारी जीएस और सीसेट के पेपर से हुई। सीसेट को खाली क्वालिफाई करके 200 मार्क्स का और जीएस में से आपका रैंक बनेगा। अगर आप यहां पर क्वालिफाई कर जाते हैं, प्रीलिम्स आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, तब फिर आप मेंस लिखने के लिए हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर जो मेन मुद्दा आता है वो आपके मेंस का आता है। ठीक है ना, प्रीलिम्स का तो खाली इतना सा काम है कि आप सीरियस है कि नहीं ये पता करके आपको आगे पड़ाव पे डाल दे। मेन नॉलेज चेक कहां होगी? मेंस में होगी। प्रीलिम्स खाली आपको बस, हाँ आप सीरियस हैं आगे जा सकते हैं, ये मोहर लगाने के लिए प्रीलिम्स है। और आगे जब आप मेंस की तरफ जाएंगे तो मेंस आपका चौचक नॉलेज चेक करता है। मेंस आपके 1750 मार्क्स का जो है होगा। ठीक है, मेंस 1750 मार्क्स का होगा। मेंस यहां पर जो है आपका 1750 मार्क्स का होगा। इसमें सबसे पहला पेपर जो होगा वो आपका जीएस का होगा। जीएस के यहां पर 4 पेपर देने पड़ेंगे आपको। समझ रहे हैं ना, हम लोग मेंस की बात कर रहे हैं। मेंस 1750 मार्क्स का होगा। मेंस में सबसे पहला जीएस का पेपर होगा। जीएस के टोटल यहां पर आपको 4 पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1, ये जितने भी 4 पेपर हैं जीके जीएस के, ये कुल 250 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना, पेपर 1 आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का होगा 250 मार्क्स का। पेपर 2 आपका पॉलिटी गवर्नेंस का होगा। आगे बढ़े तो इकोनॉमिक्स, साइंस और टेक का होगा, एथिक्स का होगा। ये सारी चीजें जो है 4 पेपर आपके जीएस के होंगे, जिसमें आपको लिख करके वो नॉलेज को समझा करके, वो एकदम आराम से लिख करके विधिवत रूप से वहां पर लिख करके आना है, समझाना है। यहां पर आपकी नॉलेज चेक हो रही है, बात को समझिएगा। तो जीएस वाला जो पेपर है वो आपका 1000 मार्क्स का हो गया। ठीक है, मेंस में सबसे पहली चीज जीएस का जो पेपर है आपका 1000 मार्क्स का हो गया, 250 के सारे। आगे बढ़ा जाए तो आपने ये सारे पेपर बढ़िया से दे दिए। फिर इसके बाद जो दूसरा पड़ाव आएगा वो आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शंस होंगे बहुत सारे सब्जेक्ट के, आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो 500 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। पेपर 1 250 मार्क्स का और पेपर 2 250 मार्क्स का। समझ रहे हैं, हम मेंस की चर्चा कर रहे हैं। मेंस ही असली है नॉलेज आपका चेक करने के लिए। इसमें सबसे पहला जीएस का 4 पेपर होता है 250 मार्क्स का, तो 1000 हो गया। आगे बढ़े, ऑप्शनल का 500 मार्क्स का होता है, तो यहां पर 2 पेपर होंगे 250 मार्क्स के, आपका ऑप्शनल का हो गया। और तीसरी चीज, आप लिख पाते हैं, आपके पास जानकारी कैसी है, आप कैसे चीजों को समझा पाते हैं लिखित रूप में। वही बात, यूपीएससी 2 चीज का खेल है, गुरु ज्ञान और भाषा का। ज्ञान तुमको आ रहा है, यही मेंस में लिख करके तुम भाषा दर्शाओगे कि तुम लिख कैसे पा रहे हो। और इसीलिए भाषा बहुत ज्यादा जरूरी होगी और भाषा के लिए विश्वास मानव मित्र बहुत खतरनाक चीज आने वाली है आप लोगों के लिए। आगे बढ़िए तो एसे का जो यहां पर बात होगा, जो तीसरा पेपर होगा आपका एसे का होगा, वो आपका 250 मार्क्स का यहां पर देखने को जो है मिलेगा। तो ये टोटल जो है 1750 मार्क्स के आपका मेंस हो गया, जहां पर 1000 का जीएस,
500 का ऑप्शनल और 250 का एसे, ये 3 पेपर मिलाकर के 1750 मार्क्स में आपका नॉलेज चेक किया जा रहा है, आपका एप्टीट्यूड चेक किया जा रहा है, ठीक है ना। आप कैसे चीजों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं लिख करके, वो सारी चीजें चेक की जा रही हैं। इसके बाद एक चौथा पेपर यहां पर आपके लैंग्वेज का होगा, ठीक है। ये बस क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसको बस आप पास कर जाइए, इसमें कोई मेरिट वगैरह नहीं बनना है। जो मेन है आपका वो 1750 मार्क्स में, यहीं से आपका टोटल मेरिट बनेगा आगे जाने के लिए। तो अगर हम पूरे मेरिट की बात करें तो जीके जीएस के चारों पेपर मिलाकर के 1000 मार्क्स का, ऑप्शनल का मिलाकर के 500 मार्क्स का और एसे का मिलाकर के 250, तो ये 1750 मार्क्स का जो यहाँ पर आपको मेरिट मेंस में देखने को मिलता है। और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप हो जाते हैं पक्का आगे जाकर के इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग समझे कि सबसे पहला यूपीएससी का डिमांड था गुरु मैच्योरिटी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आपका नॉलेज चेक हो रहा है कि भाई तुम नॉलेजेबल हो कि नहीं, नॉलेज एकदम विस्तार रूप से। देखो इतना ज्यादा पेपर हो रहा है यहां पर बढ़िया बढ़िया से, क्यों? क्योंकि ये कहता है कि भैया तुम एक के फील्ड में एकदम ज्ञानी ना बनो, सारा फील्ड का जानकारी तुम्हारे पास होना चाहिए, विस्तृत रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। तो जानकारी चाहिए हम लोगों को, पढ़ना नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। पढ़ना बिल्कुल नहीं है कि याद कर लिए, नहीं। तुम ये सोचो तुम डीएम बन गए हो, तुमको पता होना चाहिए ना चुनाव कैसे होता है, तुमको पता होना चाहिए ना सिस्टम कैसे काम करता है, तुमको पता होना चाहिए ना पुलिस कैसे काम करती है, पार्लियामेंट कैसे काम करता है, इस भारत का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, सामाजिक तरीके से भारत कैसा है, हर एक चीज तुमको ज्ञान होना चाहिए ना जब उस गद्दी पे बैठोगे। तो ये ज्ञान का मामला है गुरु, इसको रटना उठना नहीं है, पढ़ना नहीं है, ये ज्ञान आपको होगा तभी आप उस पद के लायक होंगे। तो नॉलेज चेक करने के लिए 2 एग्जाम, प्रीलिम्स मेंस। प्रीलिम्स हो गया आपका 400 मार्क्स का, मेंस हो गया आपका 1750 मार्क्स का। यहां पर सी सेट क्वालिफाई कर गए, जीएस का 200 का पेपर दे दें, यानी कि जान गए यूपीएससी कि आप सीरियस लड़के हैं, अब आपको आगे भेजा जाए, अब आपके लिए व्यवस्था करवाई जाए। तो आप मेंस लिखेंगे, मेंस में जीएस के 4 पेपर होंगे 1000 मार्क्स, ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे 500 और आगे चल करके एसए के होंगे 250 और लैंग्वेज कंपलसरी, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तब जब आप इतना सिस्टम दे लेंगे, मेंस दे लिए, अब जाकर के आप मेरिट में आएंगे, तो यूपीएससी का तीसरा डिमांड, यूपीएससी का तीसरा डिमांड कि आप पर्सनालिटी आपकी कैसी है, मैच्योरिटी, नॉलेज और पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, तीसरे में चेक होगा। और पर्सनैलिटी के लिए ही आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, वहीं पर आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है। अब एक चीज यहां पर आप क्लियर कर लीजिएगा, मैच्योरिटी क्लियर हो गई आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, नॉलेज आपका क्लियर हो गया, इतना लंबा चौड़ा एग्जाम दे करके आपका नॉलेज क्लियर हो गया, यूपीएससी जानिए कि नहीं व्यक्ति तो नॉलेजेबल है। अगला बढ़ा जाए तो इंटरव्यू में आपका नॉलेज नहीं चेक किया जा रहा है, आपकी पर्सनालिटी चेक की जा रही है। मेक श्योर हो जाए कि ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में आप गए आपको सारा सवाल आना चाहिए, ये वो वे वो, नहीं। वो सवाल अगर नहीं दे पा रहे हैं ना आप, तो उस चीज को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, एकदम धड़क के एकदम कपकपा जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। नॉर्मली है कि आम नेचर है भाई, अब हमें हर चीज थोड़ी ना आ सकती है, तो कुछ चीज को स्वीकार करना चाहिए ना कि नहीं सर नहीं आ रहा है ना। इस हिसाब से ये वाला जो नेचर है वो आपके अंदर होना चाहिए। प्रेशर कैसे झेल रहे हैं, आपकी टोटल पर्सनालिटी चेक की जाती है इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल भूल जाएगा कि वहां पर आपका नॉलेज चेक हो रहा है। नॉलेज हो गया, नॉलेज जो चेक करना था ना इतने लंबे चौड़े एग्जाम को देख करके, वही बंदा आगे जाएगा जो नॉलेजेबल होगा। तो वहां पर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि नॉलेज है कि नहीं आपसे। अगर नॉलेज नहीं होती तो आप इंटरव्यू में कैसे जाते, ठीक है। तो नॉलेज पे तो आपके टिक्का लग गया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भैया टुक्का देने वाले आगे थोड़ा नहीं जा रहे कि टुक्का भर करके। यहाँ पर 2 चीज का खेल है गुरु, नॉलेज और लैंग्वेज का। नॉलेज जितना गेन कर लो और उसी नॉलेज को भाषा का इस्तेमाल करके, लैंग्वेज का इस्तेमाल करके समझा पाओ ना, यही यूपीएससी का खेल है। और तीसरी चीज जो है पर्सनालिटी, यहाँ पर आपकी चेक होती है, पर्सनालिटी के लिए ही आप इंटरव्यू में जाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या यूपीएससी आपसे चेक कर रही है, सबसे पहली आपका एप्टीट्यूड, ठीक है। अगर हम इस पूरे सिस्टम का बात करें तो यहाँ पर सबसे जरूरी जो होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट, है ना। ये आपसे पूरा चेक करना चाहती है कि ये इतने विस्तार से जो आपके पेपर आ रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होगा तभी आप सटीक समय पे पेपर को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर आप देखें तो आपका एप्टीट्यूड चेक किया जा रहा है कि आप एप्टीट्यूड आपका कैसा है, आप किसी चीज को कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आगे देखा जाए तो कंसंट्रेशन आपका कैसा है, जो पेपर होंगे उसमें अगर आप चीजों को सही से समझ ना पाए, आपका कंसंट्रेशन जरा सा भी भटकेगा ना तो सब मैटर गड़बड़ा जाएगा। आगे बढ़े तो देखिए एनालिसिस आपकी कैसी है, ये जो पेपर दे रहे हैं ना आप मेंस में, इसमें आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए। मेंस में आपका सारा चीज बहुत अच्छा तरीके से होना चाहिए, जो ज्ञान आप लिए ना ज्ञान में आप देखिए एक चीज को क्लियर हो जाए, एक चीज को होता है पढ़ना,
और दूसरी चीज को होता है समझना। समझ रहे हैं ना? ये ज्ञान ऐसे लीजिएगा कि इसको अपनी भाषा में आप समझा सकें। ये आपको समझना है, रटना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपको जानना है एक बात, इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, अच्छा से आप कैसे होंगे। एक बात मान करके चलिए कि आप डीएम बन चुके हैं, ठीक है। आपको एक जिला संभाल दे दिया गया है। अब आपको कुछ पता ही नहीं है कि जिला में क्या होता है, कैसे होता है, आप कैसे चलाइएगा। तो इस चीज को आप सीखिए, ये ज्ञान को क्या करिए, सीखिए और समझिए, तब जाकर के ये चीजें मदद होंगी। और अपने भाषा को तगड़े तरीके से सुधारिए। और इतना सिस्टम जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपकी पर्सनालिटी चेक होगी। बस इंटरव्यू का काम है पर्सनालिटी चेक करना, ठीक है। पर्सनालिटी की सारी बात वहां पर इंटरव्यू में होगी। और तब जा करके आप इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद जब इतना चीज सारा हो गया तो 2-3 महीने में आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग में मसूरी में जाइए, लबासना में आईएएस का गए, फिर आगे दूसरे जो है आपके सर्विसेज के दूसरी जगह सेंटर हैं, है ना, हैदराबाद में है, ठीक है। ऐसे अलग अलग सेंटर्स पे आप जाएंगे, आप ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग के बाद फिर आपकी जो पोस्टिंग होगी वो जूनियर लेवल पे होगी, ठीक है। फिर आप कुछ वर्ष जो है जूनियर लेवल पे अपना काम करेंगे, काम को सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे क्या होता है। फिर आप फाइनली जाकर के जो अपना लेवल है उस पर जाकर के आपका सिलेक्शन होता है। ये कंप्लीट यूपीएससी का जो है जर्नी होता है। समझ रहे हैं ना? यूपीएससी क्या डिमांड करती है गुरु? मैच्योरिटी, नॉलेज और तो और पर्सनालिटी। मैच्योरिटी याद रखना, 21 वर्ष के हो गए, मैच्योर हो गए, ग्रेजुएट हो गए। नॉलेज ज्ञान लेना है, समझना है, पढ़ना रटना बिल्कुल नहीं। आपको जानकारी लो चुनाव कैसे होता है, जानकारी लो संविधान क्या कहता है, जानकारी लो क्या गलत क्या सही, जानकारी लो, क्या लो, जानकारी लो, जानकारी लेना है हमें, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है। इसके बाद आप मेंस जब लिखने जाएंगे, ये लंबा चौड़ा सिस्टम आपका अच्छे से विधिवत, आपका भाषा तगड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास ज्ञान है, आपको समझाना है, लिख करके आप समझाइएगा, बढ़िया से लिख करके आप समझाइएगा। तो आपको अपना भाषा डेवलप करना है, उसके बाद आपको एक अपनी पर्सनालिटी बनानी है। तब जाकर के इतना सिस्टम देने के बाद फिर आप ट्रेनिंग में जाएंगे। ट्रेनिंग में जाने के बाद पूरा सिस्टम को समझेंगे और फिर आपकी पोस्टिंग जो है जूनियर लेवल पर होगी और धीरे धीरे आप फिर एक अपने ओहदे पे आएंगे। तो ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा यूपीएससी है। अब यहाँ पर एक चीज आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, एक अचूक बात यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गया भाई, हाँ ठीक है, हम जान गए हर एक चीज यूपीएससी के बारे में, हम जान गए हर एक चीज यूपीएससी के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज हम ऐड ऑन करना चाहेंगे। आप एक पद पे जाने वाले हैं, ठीक है ना, आप एक पद पर जाने वाले हैं, आप ये एक पोस्ट संभालने वाले हैं, ठीक है, भारत का एक पोस्ट संभालने वाले हैं। आप अभी जीरो हैं, ठीक है, समझिए आप एकदम जीरो हैं। आपको क्या अंदर से भी आना चाहिए कि आप एक पद के लिए जाएं। आप कैसे, किस चीज पे कैसे, मतलब वो नॉलेज आए कैसे, आपको करना कैसे है, ठीक है ना। आपको अगर हम डीएम बोल दें, आप डीएम हैं यहाँ से, फिर आप जानेंगे कैसे चीज़ों को। इसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ है क्या कि अगर यहाँ पर आप बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर जो है आप बात कर रहे हैं एक आईएएस ऑफिसर की। आप एक जिले, आपको जो है आपको एक जिला दिया गया है, ठीक है ना, आपको एक जिला दिया गया है संभालने के लिए। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर कि आप एक इतने बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो सबसे पहला चीज ये देखिए कि आप भारत को अपने जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आप अपने भारत को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सर भारत को कैसे जानेंगे भैया, भारत को कैसे जानेंगे? तो भारत को जानने के लिए आप देखिए कि भारत का इतिहास क्या रहा है। आप भारत को जानने के लिए अब जानिए कि भारत का जियोग्राफी कैसा है, भूगोल कैसा है, हमारा देश में भूगोल कैसा है। भारत को जानने के लिए आप जानिए कि भारत का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। भारत को जानने के लिए आप जानिए भारत का सोसाइटी जो है वो कैसा है, समाज कैसा है। भारत को जानने के लिए ये जानिए कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी है। भारत को जानने के लिए भारत का संविधान जानिए कि संविधान कैसा है। बात समझिए गुरु, आप एक पोस्ट पे जाने वाले हैं, वहां पर आपको हर एक राज्य का सिस्टम हैंडल करना है और आपको भारत के बारे में नहीं पता। आप जानते नहीं है कि ज्योग्राफी कैसा है, भारत का कौन सी नदी कहां बहती है, समाज क्या है। आप जब अपने भारत को ही नहीं जानते हैं तो फिर आप कैसे इतना बड़ा परीक्षा में जाकर के एक पद संभालने वाले हैं। तो सबसे पहला कदम ये रहेगा आपका कि आप पहले भारत को जानिए। वो व्यक्ति जो उस गद्दी पे बैठता है वो भारत को जानता है बेहतरीन तरीके से। ये कॉमन सेंस की बात है कि हम इतना ओहदे पे जा रहे हैं, इतना बड़ा पद पे जा रहे हैं, आपको भारत के बारे में नहीं पता। और भारत के बारे में जानेंगे कैसे? तो भारत के बारे में जानने के लिए आप भारत का संविधान देखिए।
भारत का इतिहास देखिए, इतिहास से कुछ सीखिए, भारत का जियोग्राफी देखिए, भारत का इकोनॉमिक व्यवस्था देखिए कि कैसे जीडीपी है, क्या है भारत का कंडीशन, क्या है भारत का सोशोलॉजी वाला समाज का कंडीशन देखिए, पॉलिटी राजनीतिक तरीके से देखिए। तो जब आप इतने तरीके से अपने भारत को समझेंगे ना, तब आप एक अफसर के काबिल बनेंगे, तब आप एक लेवल पे जाएंगे कि आप किसी चीज का बढ़िया से तैयारी करें। तो सबसे पहला कदम आदमी का होता है कि आप भारत को जानिए। आदमी क्या करता है, अरे सिलेबस निकालो, क्या निकालो, निकालो सिलेबस निकालो, सटाक से निकालो, निकालो सिलेबस निकालो, यूपीएससी का धाए से अब्बे से लग जाए पढ़ाई के लिए। नहीं, अरे तुम कहां सिलेबस पे जा रहे हो, अभी तुम कहां उसके पीछे पढ़ रहे हो। सबसे पहला जो आपका स्टेप होने वाला है मित्र, आप अभी से पहले अपने भारत को जानिए। आप अभी से अपने भारत को जानिए। भारत को कैसे जानेंगे, भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे। भारत को कैसे जानेंगे, जब उसका संविधान पढ़ेंगे। भारत को कैसे जानेंगे, जब आप उसका भूगोल पढ़ेंगे। भारत को कैसे जानेंगे, जब आपका इसका सामाजिक तंत्र देखेंगे। भारत को कैसे जानेंगे, यहाँ का राजनीतिक सिस्टम देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे, तब आप अपने भारत को जानिएगा। समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहला कदम आपका क्या है, आप अभी 11-12 में हैं, अभी आप छोटे हैं, अभी आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है क्या करना। यूपीएससी का मैं समझा दिया, यूपीएससी कैसे सिस्टम है ये आप समझ चुके हैं। आपका सबसे पहला कदम होगा कि अगर आप वहां पर उस पद पर जाएंगे तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा भारत है कैसा, मेरा भारत है कैसा। आप एकदम मस्त ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, इतना तगड़ा, आपको पता तो होना चाहिए ना आपका भारत कैसा है। कैसे जानेंगे, इन विषयों को पढ़ने के लिए मित्र भारत को जानना पड़ेगा, इन विषयों को पढ़ना पड़ेगा। मेरी आप बहुत अच्छे से तरीके से बात सुनिएगा, एकदम बढ़िया तरीके से मेरी बात सुनिएगा। आप अभी 11 में हैं, आप अभी 12 में हैं। हमने यूपीएससी का पूरा बात कर दिया कि यूपीएससी है क्या, यही सिस्टम है, ट्रेनिंग पोस्टिंग, बस। अब आप समझना, आप 11-12 में हैं, आपको बनना एक जिले का कलेक्टर है, ठीक है। सबसे पहला कदम क्या, आप भारत को जानेंगे तब ना यार। आप पहले अपने इंडिया को जानिए तो विद्युत तरीके से कि होता क्या है भारत में। आप जुट्टे खखुआए हुए हैं कि हमको कलेक्टर बनना है, करना है, वो करना है, वो करना है। पहले जानो तो भारत में है क्या। कैसे जानोगे, कैसे जानोगे, जब भारत का इतिहास पढ़ोगे, जब भारत का भूगोल पढ़ोगे, जब भारत का अर्थशास्त्र पढ़ोगे, जब भारत का राजनीतिक तंत्र पढ़ोगे, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, तब तुमको पता चलेगा कि वाकई में भारत मेरा कैसा है। कैसे पढ़े, कैसे जाने। तो इसीलिए हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को बोला जाता है कि पहले आप भारत को तो जानिए मित्र, इन विषयों पे तो ध्यान दीजिए। और इन विषयों को समझाने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए, आपके जीवन में क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक जो एनसीईआरटी दी जाती है ना, जो एनसीईआरटी दी जाती है ना, वो आपका बेस बनाने के लिए है कि पहले जान तो लो भारत कैसा है। समझ रहे हो, पहले जान तो लो भारत कैसा है। तो सबसे पहला स्टेप, इसीलिए आदमी कहता है कि भैया मोरे एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। काहे लिए पढ़ लो, काहे कि जहां तुम कदम रखने जा रहे हो पहले बेस तो क्लियर कर लो, माहौल तो बना लो, जान तो लो कि होता कैसा है, इतिहास जान तो लो तो कि होता कैसा है। आप लोग अगर ह्यूमैनिटीज के हैं तो एक फायदा यहां पर ये होता है कि ये पूरे परीक्षा में लगभग 70% पूरी की पूरी जो सिस्टम सिलेबस है वो आपके ह्यूमैनिटीज का ही है, वो आपके ह्यूमैनिटीज का ही है। तो इसीलिए हम एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं ज्यादातर कि एनसीईआरटी क्या करेगी, आपको ये ह्यूमैनिटीज के फील्ड से जोड़ करके रख देगी, आपका बेस बन जाएगा। सबसे पहला कदम क्या होगा आपका यहां पर कि आप अपना बेस बनाइए। और बेस कैसे बनेगा, बेस को बनाने का सबसे आसान तरीका है 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आप बढ़िया से पढ़ लें तो आप एक वातावरण में घुस जाएंगे कि वाकई में ये चीज सिस्टम होता कैसे है, तैयारी होती कैसे है, ये समाज क्या है, मतलब एक आप बेसिक तरीके से आप क्लियर हो गए। इसके बाद जब ये करने के बाद आप अपने देश को जानिए, आप अपने देश को, आप अपने भारत को जानिए। अपने भारत को आप कैसे जानेंगे, आप अपने भारत का भूगोल पढ़िए, आप अपने भारत का इतिहास पढ़िए, आप अपने भारत का इकोनॉमिक्स पढ़िए, अपने भारत का पॉलिटी, अपने भारत का संविधान पढ़िए। ये सारी चीजें आप स्पेशली पढ़ते चलेंगे तब आप भारत को जानेंगे, ठीक है। जब आप भारत को जानेंगे अपना बेस बन जाएगा आपका। तो ये जो 1 साल 2 साल का जो सबसे पहला कदम होगा आपका वो ये होगा कि आपको अपने देश के बारे में जानना है, ठीक है। आपको अपने देश के बारे में जानना है। तो सबसे पहला कदम दोस्तों, तो अगर तुम्हारा सपना है कि तुमको वो पद पे जाना है ना, बात मानना, सबसे पहला स्टेप ये उठाना कि भारत को जानना है तुमको।
सबसे पहला स्टेप भारत को जानो, भारत का हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, ये सब जान करके भारत को जानो। एनसीईआरटी पढ़ो 6 से 12 तक का, इसलिए नहीं कहते क्योंकि वहां पर कुछ तिरमखा है, वो पढ़ने के बाद एक बेस बन जाएगा, एक माहौल बन जाएगा, यानी कि आप नॉर्मल व्यक्ति से आप घुल मिल करके एक स्ट्रांग व्यक्ति बन गए। ठीक है, तो अगर आप अपने बेस को क्लियर कर लेते हैं 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़ के, आप अपने भारत के बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं, भारत के बारे में जानकारी लेने के बाद आपका क्या बन गया, बेस बन गया। क्या बन गया, बेस बन गया। जब आपका बेस बन गया ना, तब फिर ओप्पा आप अपना मंजिल बढ़ाइए। तब अगला जब स्टेप होगा आपका यूपीएससी का सिलेबस का होगा। यूपीएससी का क्या होगा, सिलेबस का होगा। पहले ही नहीं कूदना, सिलेबस निकाल करके पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अरे नहीं जी ना, पहले भारत को जानो, अपने भारत को समझो, अपने की है क्या, कितने राज्य हैं, पता है नहीं, कठ राज्य हैं, एक बार में बोल ही नहीं पाते हो, अपने पूरे राज्यों का नाम ही नहीं ले पाते हो, और सपना इतना लंबा। पहले अपने भारत को जानो, भारत के राज्यों को जानो, हर एक एस्पेक्ट से भारत को समझो। एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़ करके अपना बेस बना लो, और तब जो अगला कदम बढ़ाना मित्र, तब अगला कदम बढ़ाना यूपीएससी के सिलेबस का। तो यूपीएससी की डिमांड्स के ऊपर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी तक आप लोग देख लिए कि यूपीएससी का जो सबसे पहला डिमांड वो क्या था, मैच्योरिटी का था, कि भाई अब एक समय के होने के बाद आप परीक्षा दे सकते हैं। फिर यूपीएससी आपका जो दूसरा चीज चेक करती है, वो क्या चेक करती है, नॉलेज चेक करती है भैया। और नॉलेज चेक करने के लिए 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है प्री का और दूसरा होता है मेंस का। ये सारी चीजें आप लोग समझ गए हैं। इतना करने के बाद जब आप यहां से क्वालिफाई हो जाएंगे, तो फिर आपका जो चेकिंग होता है वो चेक होता है पर्सनालिटी का। ठीक है, मैच्योरिटी, नॉलेज के लिए प्री मेंस, और अब आपका चेक होगा पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी के लिए तीसरी चीज आ जाती है आपकी पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू लिया जाता है। अब एक चीज यहां पर आपको हम पहले से क्लियर कर दें, मैच्योरिटी वाला बात ही अलग हो गया, एलिजिबल हो, 21 साल के हो, ग्रेजुएट हो, ये तो कंपलसरी है भैया। दूसरी चीज जो नॉलेज का बात हो रहा है, तो ज्ञान आपका प्री और मेंस में ऑलरेडी चेक हो चुका है। इसको एकदम दोनों ये मिक्स कर देते हैं अक्सर लोग कि इंटरव्यू में नॉलेज चेक किया जा रहा है। नहीं, नॉलेज चेक करने के लिए ही तो आपका प्री मेंस जो है रखा गया था। अगर आपके पास नॉलेजेबल नहीं होते हैं आप, तो आप प्री मेंस से आगे आते ही नहीं, इंटरव्यू में आते ही नहीं। तो अगर आप इंटरव्यू में आए तो इसका मतलब आप नॉलेजेबल हैं। अगर आप नॉलेजेबल हैं, आप प्री मेंस क्वालिफाई कर गए हैं, तो यहां पर पर्सनैलिटी में नॉलेज का कोई बात नहीं है। वहां पर आपका पर्सनालिटी कैसे पता चलता है, वहां पर चेक क्या करता है, वहां पर एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, आपका हर एक बॉडी का जो है मोशन समझ करके क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कैसे हैं, वो पता लगाया जाता है। यानी कि वहां पर आपका पर्सनालिटी चेक हो रहा है, नॉलेज नहीं चेक हो रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कि कुल गलत दे दो, 10 में से 9 गलत दे दो, 8 गलत दे दो, तब पर भी सिलेक्शन हो जाता अगर आपकी पर्सनालिटी वैसी है। क्यों हो जाता है, वहां पर नॉलेज का बात ही नहीं हो रहा, वहां पर पर्सनालिटी नहीं हो रहा। मान लीजिए आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछ दिया गया, आपको नहीं पता है, ठीक है, अब क्या आप गड़बड़ा गए, एकदम गड़बड़ हो गया, आपके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, अरे तुमको ये नहीं आ रहा है, तुम डीएम बनने जा रहे हो, तुमको ये सवाल नहीं आ रहा है, वो सवाल नहीं आ रहा है, ये सब प्रेशर आपको दिया जा रहा है। नॉलेज तो आप चेक हो गया गुरु, नॉलेज नहीं चेक हो रहा। वहां पर ये चेक हो रहा है कि भैया जब सवालिया नहीं आ रहा है, तुमको पता नहीं चल रहा है कि डीएम का परीक्षा देने जा रहे हैं और तुमको ये नहीं पता है, तब तुम्हारा चेहरा कैसा बनेगा, प्रेशर कैसे हैंडल करोगे, ये सारा चीज को वहां पर चेक किया जाता है, वो है पर्सनैलिटी। ठीक है, तो वहां पर आपको एकदम बिंदास इस हिसाब से रहना है कि नॉलेज, वहां पर आपका पर्सनालिटी चेक हो रहा है इंटरव्यू में। पर्सनालिटी में क्या क्या चेक होगा, वहां पर एक साइकोलॉजिस्ट होंगे जो आपकी हर एक चीज पे ध्यान देंगे। वहां पर सबसे पहला डिमांड होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का, कि आपके बात करने का तरीका कैसा है, आप करके बात कर रहे हैं, घबरा करके बात कर रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, दूसरों से बात करने का तरीका कैसा है। क्यों बात करने का तरीका, क्यों, अरे आप जब उस पोस्ट पे चले गए, जब आप वो कलेक्टर बन गए, डीएम बन गए, आप लोगों के यहाँ जाएंगे ना बात करने के लिए। सपोज करिए एसपी है आप, अक्सर आपके यहाँ ऐसा होता होगा कि देखते होंगे कि कोई ट्रक एक्सीडेंट करने वाला क्या करता है, किसी युवक को उड़ा देता है, ठीक है, उड़ा करके भाग गया, और गांव वाले क्या किए, हाईवे जाम कर दिए। अब वहां पर गलती एक तरीके से देखो तो न गांव वालों की, न पुलिस वालों की, न प्रशासन की। अब मैटर फंस गया, वो कह रहे हैं कि चक्का जाम, अब से कोई ट्रक वगैरह आगे नहीं जाएगा। अब उसी रास्ते में नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। अब आप वहां के एसपी हैं भैया, क्या करेंगे आप सोचिए। अगर अब वो लोग एकदम हजारों के तादाद में आकर के जाम कर दिए हैं, चक्का जाम कर दिए हैं, अब अगर वहां पर आप कन्विंस नहीं कर पाए, अब वहां पर आप गए चौड़ में कि हटाओ हम यहाँ के एसपी हैं, इसको हटाओ, लाठी चार्ज, जी कर दो दंगा कर देंगे ना आप। फिर
फालतू में निर्दोष लोगों को, उन लोग की गलती क्या है, वो लोग तो हकीकत है भाई, एक तरीके से अपना मांग करने आए, तो वहां पर क्षमता चाहिए बात करने का। हजारों की भीड़ में आपके ऊपर ही सारे जितने होंगे, जितने भी आपके लोगों, आपके साथ जो भी आदमी खड़ा होगा वो आपके दम पे गया होगा, कह रहे नहीं साहब आए हैं, साहब संभाल लेंगे। तो साहब के अंदर वो क्षमता होना चाहिए कि साहब 1000 लोगों को हैंडल कर ले। कैसे हैंडल करेंगे? कम्युनिकेशन स्किल पे आपका स्किल अच्छा होना चाहिए, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए कि 1000 लोगों से निडर होकर के उनको समझाएं। अगला वही स्टेप आ जाता है टू कन्विंस एनीवन। दूसरा आप में जो स्किल होना चाहिए, दूसरों को समझाने का, दूसरों को मनाने का हुनर आपके पास होना चाहिए। वही एग्जांपल पे देखते हैं, वही दंगा हो गया, 1000 लोग हैं, आप उस युवक के परिवार वाले को, परिजनों को समझा तक नहीं पा रहे कि नहीं, अब उनको समझाएंगे कि नहीं यार मैं हूं ना, हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे, हम उसको पकड़ करके लाएंगे। तो आप जब तक उनको कन्विंस नहीं करिएगा तब तक मैटर कैसे सॉल्व होगा? इस बात को समझिए, ये आपका आगे चलकर इस्तेमाल होने वाला है। इसीलिए आदमी कहते हैं, सब कहता है कि ये तो प्रक्रिया से गुजरने के बाद बनोगे, लेकिन जो पहले ही बन गया डीएम, जो पहले ही अपने आप में ही अंदर से ही एसपी बन गया, मान लो तुम आज के एसपी हो, करते क्या, मैटर आते जा रहा है, अपना वहां पर रखते क्या बात, ये सोचना स्टार्ट करोगे तो स्किल अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको दूसरों को मनाना नहीं आता है तो कैसे मनाएंगे हजारों की भीड़ को? लाठी डंडा से मनाएंगे? हाँ, कैसे मनाइएगा? तो ये कम्युनिकेशन स्किल, कन्विंस करने का स्किल, जो प्रेशर आप पे झेला जा रहा है, प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, ऊपर से ऑर्डर आ रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आ रहा है कि उस हजारों की भीड़ में 100 है मेरे कार्यकर्ता वाले हैं, वहां से प्रेशर आ रहा है कि नहीं आप कैसे नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर। जो अभी हाल ही में जो विधायक है उसका अलग से फोन आ गया, काजी करने काम हम नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, या हमारे सब जनता परेशान है, हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए, इस चीज को मैटर करो, मैटर को सॉल्व करो, कोई किसी को डंडा नहीं उठाना, नहीं तो हमारी पार्टी पे जो है वो आएगा, प्रेशर आएगा। तो इस प्रेशर को सहना, ऊपर से आपके जो भी ऊपर के कमिश्नर हैं, जो भी आपके पोस्ट के ऊपर है, उनका कि क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे जिले में इतना भगदड़ मच गया है, ये हो गया वो हो गया है, समझ रहे हैं? तो ये प्रेशर हैंडल करना। अब वहां पर आप टेंशन में कि हाय हाय धक 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 करके मर गए कि अब क्या करें, अब क्या करें, तब तो गया ना। तो ऐसे लोग को वहां पर रखा जाएगा कि ठोस लोग को रखा जाएगा। इसलिए आपका ये स्किल चेक किया जा रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। गए वहां पर, 1000 लोग सामने खड़े हैं एकदम चिल्लाते हुए, जो लड़के की जो लाश है वो लाश सामने रख करके जो है जाम कर दिया गया है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करेंगे वहां पर? हाँ, हजारों के भीड़ मारने मरने के लिए तैयार एक तरीके से है, आम जनता है, एक्सीडेंट हुआ है, ऊपर से हाईवे जाम है, दूर तक नेशनल हाईवे जाम हो चुका है, उसी में कई एम्बुलेंस हैं, आपके ऊपर प्रेशर ही प्रेशर, न दंगा कर सकते ना कुछ कर सकते, क्या करेंगे? तो वहां पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आएगा, ये सब स्किल काम आएंगी, वहां पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आएगा कि क्या आप एक्शन लेते हैं। ये हर चीज चेक की जाती है यूपीएससी के इंटरव्यू में, तभी तो आपको ऐसे एरू गैरू को रही। और ये सारी चीजें ना सिखाया नहीं जाता है, सबको बिल्ड करना पड़ता है अपने अंदर से, ठीक है। अगला चीज डिसीजन मेकिंग। वहां पर आप खड़े होते हैं, लोग आपके बात नहीं मानते हैं, सपोज करिए लोग आपका बात नहीं मानते हैं, तो आप यहां से फेल हो गए कन्विंस करने से। फिर आप डिसीजन क्या लेते हैं, वो डिसीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्या करें, बोले दया लाठी चार्ज ले, लाठी 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 भगत देंगे, डिसीजन लेंगे आप। डिसीजन मेकिंग वहां पर आपका जो है ये कैपेबिलिटी चेक करनी होगी। टीम लीडिंग, जो आप अपने साथ टीम को लेकर के गए हैं उसमें आप लीड कैसे कर रहे हैं। सपोज करिए टीम लीडिंग का बात आ गया, पता चला कोनो जो है नक्सल टाइप का है, कोई गुंडागर्दी है, यहाँ पर जो भी माफिया उफिया है छुपा है एक जगह जाकर के, आप कैसे टीम को लीड करके जा रहे हैं। मित्र, आपके दम पर ही सारे जो भी फोर्सेस होंगे वो आपके दम पर होंगे, आप आगे उनका ढाल बन करके खड़ेंगे। कैसे ऑपरेशन को लीड करेंगे, टीम लीडिंग आपके अंदर होना चाहिए, जिम्मेदारियों को संभालने वाला जिम्मेदार व्यक्ति आपके अंदर होना चाहिए। ये सारी पर्सनैलिटीज जो है वहां पर चेक होती है इंटरव्यू में। पर्सनैलिटी डेवलप करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आज समझो कि तुम एक IAS ऑफिसर हो, तुम एक IPS ऑफिसर हो, और जितनी सामाजिक घटनाएं घटित हो रही हैं अखबार में पढ़ो कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वहां पर अपना राय रखिए कि आप होते तो क्या करते, आप होते तो क्या करते, क्या आप उनसे बेहतर कर सकते थे, उन्होंने क्या किया, ऐसे करके अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए। ये स्किल धीरे 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 4-5 साल है आपके पास, बिल्ड करना पड़ेगा, जिम्मेदार व्यक्ति बनना पड़ेगा। ये सारी चीजें उस इंटरव्यू में चेक होती हैं। अगर आप यहाँ पर हर एक चीज पर निखर करके आएंगे तो बधाई हो दोस्त, आपको लोग सैल्यूट मारने वाले हो जाएंगे और आप
पूरे भारत का जो सबसे सर्वमानित टाइप का पोस्ट है, नौकरी है ये, यहाँ पर आप एकदम खड़े हो जाएंगे। आपका प्री क्लियर, आपका मेंस क्लियर, आपका इंटरव्यू क्लियर, बधाई हो मित्र। फिर आप जो है आगे अपने ट्रेनिंग की ओर बढ़ेंगे, ट्रेनिंग में सारी चीज़ों को समझेंगे और फाइनली आप चार्ज लेंगे जूनियर लेवल पर। जूनियर लेवल पर चार्ज लेने के बाद कुछ साल आप कार्यक्रम को समझेंगे, कैसे हैंडल किया जाता है, और फिर अपने लेवल के पोस्ट से आप अपने जीवन की, कैरियर की और समाज को सुधारने की जो चाह है, एकदम रोटा खड़ा हो गया है ना, तो जो चाह है आप उसके ऊपर जो है आगे बढ़ेंगे। अब ये जो पूरी बात थी मित्र, ये जो पूरी बात थी वो किस चीज की थी? वो हमारे पहले सेक्शन की थी कि ऑल अबाउट यूपीएससी। ठीक है, ये सारी चीजें डिमांड आपसे क्या करती है? मैच्योरिटी, आप मैच्योर बन जाओ, नॉलेज ले लो हर चीज का, ज्ञान लेना, ज्ञान क्या ज्ञान, हम उस पे आएंगे अभी। अगली चीजें पर्सनालिटी, क्या पर्सनालिटी? ये सारी पर्सनालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए और तब जाकर के आप इंटरव्यू में दहाड़ करके लाखों लड़कों के रोल मॉडल बनेंगे कि हाँ बनना है तो भैया जैसा बनना है, वो रैंकर भैया जैसा बनना है, रोल मॉडल बनेंगे, समाज के लिए रोल मॉडल बनेंगे। ठीक है, ये चीजें करने के बाद ये हमारा पूरा सेक्शन जो था ऑल अबाउट यूपीएससी का, ठीक है, एक सेक्शन क्लियर हो गया। अब हम आगे जो बढ़ते हैं, आप कहीं भी जाएंगे तैयारी करने के लिए, जो जैसा हम आपको पहले बताए थे, लोग आपसे पूछेंगे करना क्यों चाहते हो यूपीएससी में, क्या बनकर के क्या बनना क्यों चाहते हो डीएम। ठीक है, तो वहां पर ये आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस तैयारी में इतने अप्स एंड इतने डाउन आएंगे, इतना चढ़ाव उतराव आएगा, घर से प्रेशर, यहां से प्रेशर, वहां से प्रेशर, इतना तगड़ा तरीके से मैटर गड़बड़ाएगा, वही इधर टिकता है गुरु, समझ जाना, वही इधर टिकता है वाकई में जो बदलाव का एक हिम्मत अंदर रखता है। ठीक है, एक हिम्मत अंदर रखता है। मिडिल क्लास इंसान परेशान है, आम जनता परेशान है। आपको पता है सरकार के स्तर पे कितनी सारी ऐसी फैसिलिटीज मिलती हैं जिनको ये 2% का जो सरकारी नौकरी वाले छोटे छोटे पद पे होते हैं सब ना, ये अपने पैसे कमाने के लिए आम जनता तक चीजों को समझ पहुंचने नहीं देते। इसको कौन हैंडल करेगा? इस चीज को कौन समझाएगा? किसान को धान बेचना होता है, गया ग्राम विकास अधिकारी जो वहां पर बैठा हुआ है, जो केंद्र का निरीक्षण है, वो अपना अलग परेशान है, वो मिला हुआ है किसी से, वो कुछ करने नहीं दे रहा है, तो वहां पर आम जनता परेशान है। भाई फैसिलिटी सरकार कितना देती है लेकिन पहुंचता कहाँ है आम जनता तक? बीच में ना काटते 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 कुत्तों जैसा काट काट के कुल तो खा जाएंगे, मिलता कहाँ है किसी को कुछ? इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जहां पर क्या लाइन का होता है, जहां पर क्या सिस्टम का होता है, आदमी मिडिल क्लास क्या परेशान है तो है, एकदम मारा ही हुआ तो है, पुलिस के आ जाओ, कुछ सिस्टम सही नहीं है, अगर ढंग का दरोगा नहीं है, ढंग का दर्द आपको समझता नहीं है, तो आप अपने दुश्मनों से लात खाओगे और वहां पर जाकर के पुलिसों वाले से लात खाओगे। ये तो समाज बना हुआ है जो कि, तो इसको आपको बदलने की एक चाह रहनी चाहिए कि नहीं, हम जिस जिले में होंगे उस जिले का नाम रख करके रख देंगे, उस जिले का जो वातावरण है माहौल बदल करके रख देंगे। बदलाव का आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि नहीं साला इस फील्ड में कूदेंगे ना तो रेवोल्यूशन एकदम लिया करके रख देंगे, और नाम का रेवोल्यूशन नहीं, काम का रेवोल्यूशन लिया करके रख देंगे, पूरा बदलाव करके रख देंगे। और यही अगर आपके अंदर एक चाह होगा तभी आप इस प्रोसेस में टिक पाएंगे, नहीं तो फूट फाट करके बिखर करके अपना निकल जाएंगे। तो यहां पर इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज योर रीजन एंड व्हाट इज योर पर्पस दैट यू वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर। देयर मस्ट बी अ बिग रीजन। आपके पास बहुत बड़ा एकदम जान जाइए कि रीजन होना चाहिए मित्र। रीजन को तलाश करिए, तभी इस जो पथ है, ये जो रास्ता है, इस पे आप तगड़े तरीके से टिक पाएंगे। ये थी बात वाई की। ठीक है, क्यों, ये आपको खोजना है कि मैं क्यों बनना चाहता हूं। जब आपको पता चल गया कि क्या करना है और क्यों करना है, तब एक क्वेश्चन आती है कि ठीक है करें कब से करें, क्या चीज, व्हेन वाला बात, कब से करें, टाइमिंग क्या हो, क्लास 11 से करें, 12 से करें कि ग्रेजुएशन से करें। हमको पता है यूपीएससी करना क्या होता है, हम जानते हैं कि हमको इसलिए हमको बदलाव के लिए यूपीएससी करना है, तैयारी करना है, निकालना है। तो अब हम समय क्या है, तो समय की वही बात हम फिर से दोहराना चाहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। मित्र अगर तुम जाग गए तो तुम्हारा सही समय है, अगर तुम जाग गए तो तुम्हारा सही समय है। और हकीकत बता रहे हो, तुम बस अगर इतना कर रहे हो कि ध्यान से बातों को सुन रहे हो, लिख रहे हो, समझ रहे हो और एक कंसेप्ट क्लियर है ना, तो तुम्हारा सटीक समय है। ठीक है, सटीक समय यही है, यही फ्रेश माइंड है, यही सारी चीजें फ्रेश हैं, यही से अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दो।
आंख बंद करके लग जाओ, अपने जीवन में से मात्र 1 घंटा निकालो कुछ सालों के लिए, तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। सही समय यही है। एक लाइन हमेशा याद रखना कि अगर तुम जान गए हो, यही मोबाइल पे बैठ करके जो हमको तुम देख रहे हो ना, अगर तुम वाकई में जाग गए हो, हकीकत में जाग गए हो, भौकाल वाला जागना तो सब जागते हैं, सुबह जाग के खत्म, लेकिन अगर रियलिटी में जाग गए हैं आप, आपका सही समय यही है। लग जाइए। कलम में बहुत ताकत है, कलम किताब उठा लीजिए, इस ताकत को समझिए, लग जाइए मित्र। आज से सही समय आपका यही है, ठीक है। तो समय के लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए, सही समय आपका यही है। तो अब हम लोग उस क्षण पे आ गए हैं, इस पूरे मास्टर वीडियो में हम लोग उस जगह पर आ गए हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। हम जान गए यूपीएससी के बारे में, हम जान गए क्यों करना है, तो बदलाव के लिए करना है। हम जान गए कब से करना है, जब जाग गए। हम आज से जाग गए तो हम आज से तैयारी करेंगे। अब मैटर फंसता है, जो मेन महत्वपूर्ण बात आती है, कॉपी पेन उठा करके एक एक चीज नोट करना मित्र, मैं हकीकत बता रहा हूं। अब जो मेन मुद्दा आता है वो आता है हाउ का, कि स्टार्ट कैसे करें। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से समझते रहिएगा। हम मान करके चल रहे हैं कि आप क्लास 11th के बच्चे हैं, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आप इस समय 11-12 में आराम से अपना मस्ती मजाक से पढ़ रहे हैं। आप समझ गए कि नहीं हमको ये देना है। आपके लिए जर्नी ये कैसी होने वाली है, तो मेरी बात समझिएगा। बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जीरो, एकदम जीरो, नथिंग, आपको कुछ भी नहीं पता है, आप यहां से अपना पहला कदम कैसे उठाएंगे, हम लोग इसके ऊपर आते हैं। ये जो पूरी की पूरी जर्नी है ना, ये जो पूरा का पूरा यूपीएससी तक, अपने मंजिल तक जो पहुंचने का तुम्हारा ये जो पूरा रास्ता है ना, ये एक पूरा का पूरा एक सफर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक जर्नी है। आपके मंजिल तक जाने का ये क्या है, एक जर्नी है। जो मंजिल का जाने का जो सफर होना है ना, इस सफर को आप ध्यान से समझिए। अभी आप जीरो पे हैं, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता। अभी आप 11 में पढ़ रहे होंगे या 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप 12 पास करने के बाद ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन में आमतौर पर कोई सा भी ग्रेजुएशन हो 3 साल लेता ही लेता है, ठीक है। और 3 साल इतना करने तक आप जो है 21 वर्ष के हो जाएंगे, जो कि पहला कदम था, ठीक है, जो कि पहला कदम था। हम इन तीनों बातों को ध्यान से लेकर के चलेंगे। हमारा डिमांड क्या है यूपीएससी का, और हमारा प्रिपरेशन क्या होने वाला है, इन तीनों चीजों को हम समझ करके चलेंगे। तो मंजिल तक पहुंचने की एक सफर है, एक यात्रा है, एक जर्नी है। जर्नी कैसी है, हम 11 में हैं, 12 में हैं, फिर ग्रेजुएशन 3 साल का करेंगे, फिर 1 साल पूरे के पूरे सिस्टम को समझने के लिए करेंगे, 21 वर्ष के हो जाएंगे तो हम रेडी हो जाएंगे अपना जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए, ठीक है। एम कैसा रखिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट का, एक बार में ही, ठीक है। आर या पार की लड़ाई, फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट का हमेशा से एक जज्बा रखिएगा मित्र, तभी मजा आएगा। इस जर्नी को ध्यान से समझिए। आपके पास 1, 2 और इधर 3, 2, 5, एक 6 साल का ये सफर होने वाला है। अगर आमतौर पर अगर आप 11 और 12 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप 11 और 12 के ह्यूमैनिटीज के अगर स्टूडेंट हैं, अब 11-12 के किसी भी फील्ड के जो स्टूडेंट हैं, तो आपका सफर एट लीस्ट 4 से 5 साल का होने वाला है, ठीक है। 4 से 5 साल का ये जो सफर होगा, ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट वाला जो है वो आपका सफर होने वाला रहेगा। किस तरीके से रहेगा, किस हिसाब से रहेगा, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो आपको अगर आप 11-12 में आपका इंसान जाग गया है, तो जगाने के लिए आपको एक सफर तय करना है। वो सफर कम से कम 4 से 5 साल का रहेगा, और वो सफर फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट का, एक बार में आर पार करने वाला जो बात रहेगा वैसे रहेगा। अब इसको ध्यान से आप समझिएगा कि कैसे, किस तरीके से आप जो है सिस्टम को अप्लाई करने वाले हैं। अब यहां पर जो बात आती है, आप अभी जीरो हैं, आप क्या हैं, अभी जीरो हैं। यूपीएससी का सबसे पहला डिमांड क्या था, मैच्योरिटी। क्या था, मैच्योरिटी। तो ये जो सफर होने वाला है 4 से 5 साल का, 11-12 ग्रेजुएशन 3 साल, तब तो आप 21 साल के हो गए। तो मैच्योरिटी जो पहला स्टेप है, ये तो ऑटोमेटिक इस सफर में आपके पास आ जाना है। तो इसका टेंशन खत्म करते हैं, ठीक है ना। इसका क्या करते हैं, टिक मार दीजिए कि मैच्योरिटी वाला तो हमारा टेंशन खत्म हो गया है ना। इस सफर के साथ हम ऑटोमेटिक मैच्योर हो जाएंगे, तो गारंटी है, ये तो होना ही होना है, इसका कोई टेंशन नहीं। तो पहली क्राइटेरिया पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे, ये सफर के साथ आप मैच्योर हो जाएंगे, पहला कदम। अब जो दूसरा, पहला टिक हो गया ना जी, दूसरा आते हैं नॉलेज के ऊपर। यूपीएससी का जो दूसरा डिमांड है वो क्या है, नॉलेज मांगती है यूपीएससी। अब अगर हम नॉलेज का बात कर रहे हैं, तो नॉलेज अभी आप कहां पर हैं, जीरो पर हैं, ठीक है ना।
क्राइटेरिया पूरा ना, मैच्योरिटी तो यहां से वहां तक जाते हुए हो जाएगा। अब जो दूसरा डिमांड है यूपीएससी का, नॉलेज। हम लोग नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नॉलेज माने ज्ञान, और ज्ञान के मामले में अभी आप 0 लेवल पे हैं, ठीक है? अभी आप 0 लेवल पर हैं। आपको किस चीज का ज्ञान चाहिए वो समझिए। आपको ज्ञान चाहिए कि आप यूपीएससी का जो परीक्षा निकाल करके एक पर्टिकुलर पोस्ट पे पहुंच जाएं। उस पोस्ट पे पहुंचने में जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको चाहिए। यूपीएससी कुछ सब्जेक्ट का जो है नॉलेज आपसे मांगती है, ठीक है? यूपीएससी ज्ञान मांगती है, और वो ज्ञान किस फील्ड में होगा उस ध्यान को समझिए। आप 0 पे हैं, आपको ज्ञानी बनना है। ज्ञानी किस लिए बनना है? यूपीएससी देने के लिए, उस पोस्ट पर पहुंचने के लिए। अब मेरी एक बात को ध्यान समझिए, वो पोस्ट पे आप पहुंच रहे हैं, वो पोस्ट पे आप डीएम बन गए, एसपी बन गए, बढ़िया बढ़िया लेवल पे आप जो सर्विस है वो पा गए। अब जो सबसे पहली चीज है, अगर हम आपसे ज्ञान के बारे में बात करें तो आपको सबसे सर्वप्रथम ज्ञान ये होना चाहिए मित्र कि आप उस पोस्ट पे जाने लायक हो, और जाने के पहले सबसे जो पहला ज्ञान हो कि आप अपने देश को अच्छे तरीके से जान रहे हो, देश दुनिया से आप अच्छे तरीके से जुड़े हो, ठीक है? देश को आपको जानना पड़ेगा। भारत देश में रहते हैं आप, भारत देश को आपको बढ़िया से जानना होगा, और भारत देश को बढ़िया से जानने के लिए मैं फिर से बोलता हूं, अभी आप 0 पे हैं, आपको ज्ञानी बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि दूसरा डिमांड नॉलेज का है। अब ज्ञानी बनने के लिए यूपीएससी किस चीज का, यूपीएससी निकाल करके जो पोस्ट पे आ रहे हैं, वो पोस्ट पे पहुंचने के बाद सबसे पहला जो ज्ञान आपके पास होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप भारत को जानते हो। क्या चीज? आप भारत को जानते हैं। और भारत को आप कैसे जानेंगे? जब आप भारत का इतिहास जानेंगे, जब भारत का भूगोल जानेंगे, जब भारत का अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स जानेंगे, जब भारत का राजनीतिक पॉलिटी जानेंगे, जब भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जानेंगे, तब आप अपने भारत देश को जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला ज्ञान कि आपको भारत को जानना है, आपको भारत को जानना है। और ध्यान से देखिए, ये वही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो ह्यूमैनिटीज में होते हैं। आपको ज्ञान लेना है। दूसरा क्राइटेरिया नॉलेज का है। यूपीएससी के लिए नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और यूपीएससी किस चीज का नॉलेज मांगती है? सबसे पहला भारत को जानो। तुम कैसे जानोगे? हिस्ट्री, पॉलिटी भारत का देखो, ज्योग्राफी भारत का देखो, इकोनॉमिक्स भारत का देखो, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का देखो, तब आप भारत को जान पाएंगे। और इसीलिए जो 70% यूपीएससी का जो पूछे जाने वाला जो सिलेबस है, जो पूछे जाने वाला चीज है, वो किस चीज का होता है? आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट का होता है, ठीक है? और इसीलिए सर्वप्रथम आपको ह्यूमैनिटीज का नॉलेज बढ़िया से होना चाहिए, क्योंकि 70% चीजें जो ज्ञान की पूछी जा रही हैं वो ह्यूमैनिटीज की पूछी जा रही है यूपीएससी में, है ना? तो इसलिए आपको यहां पे आपका जो है बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो अब हमेशा नॉलेज के बारे में बात करें तो नॉलेज का एक बेस होता है। अगर तुमको क ख ग नहीं आएगा तो हिंदी भाषा नहीं सीख सकते, एबीसीडी नहीं आएगा तो अंग्रेजी नहीं सीख सकते, और अल्फाबेट नहीं आएगा तो ग्रामर नहीं, ठीक है? 1 2 3 नहीं आएगा तो गणित नहीं, जोड़ भाग नहीं आएगा तो मैथ का सवाल नहीं। तो हर एक चीज के लिए एक बेस बनाना पड़ता है, और यहाँ के नॉलेज के लिए आपको 2 तगड़े बेस बनाने पड़ेंगे। उनको ध्यान समझिएगा। पहला तो भारत को जानना पड़ेगा ना, पहला तो भारत को जानना पड़ेगा। पहला बेस के बारे में बात कर रहे हैं। ज्ञानी बनना है तो बेस बनाना पड़ेगा मित्र। हर जगह बेस बनता है। ये पहला बेस किस चीज का बनाओगे? तुमको भारत को जानना पड़ेगा, हर एक क्षेत्रफल से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, कॉन्स्टिट्यूशन से, सोशियोलॉजी से। किसको जानोगे? भारत को जानोगे। तो पहला काम हमारा नॉलेज के रिगार्डिंग क्या कि हम भारत को जानेंगे, ठीक? दूसरा काम, जो यूपीएससी में पूछे जाने वाले 70% सब्जेक्ट हैं ह्यूमैनिटीज के, हमको उस पे अपना बेस तगड़ा करना पड़ेगा। और बेस को तगड़ा करने का एकमात्र ये उपाय है कि कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ लें, बढ़िया से समझ लें। तो अगर आप 6 से 12 तक की पूरी एनसीईआरटी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की जो है आप पढ़ लेते हैं, इस सारे सब्जेक्टों की जब आप पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी चाट जाते हैं, तब आपका बेस तगड़ा हो जाता है। तब आप रेडी हो जाते हैं लड़ने के लिए। समझ रहे हैं ना? तब आप रेडी हो जाते हैं लड़ने के लिए। तो नॉलेज की बात में सबसे पहला कि आपको बेस बनाना होगा। बेस के लिए प्रथम चीज भारत को जानो मित्र, ठीक है? भारत को जानो, और दूसरी 6 से 12 तक की एनसीईआरटी चाट जाओ। जब ये 2 चीज कर लोगे तो तुम्हारा बेस तगड़ा हो जाएगा, और फिर तुम रणभूमि में कूदोगे जंग के लिए। तो प्रथम चीज बेस तगड़ा करना, भारत को जानना। अब जिस पोस्ट पे तुम डीएम बन गए, तुम भारत को जान रहे हो, ठीक है ना? तुम डीएम बन गए, तुम भारत को जान गए हो कि भारत के बारे में क्या है। तुम 6 से 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ लिए हो। एक जो व्यक्ति जो डीएम बन रहा है, एक जो व्यक्ति जो कलेक्टर बन रहा है, तो वो समाज से जुड़ा होना चाहिए।
समझ रहे हो ना, भारत को जानना चाहिए, पूरे विज्ञान ये सब चीज को जानना चाहिए, और दूसरा क्या, उसको देश दुनिया का खबर होना चाहिए, वो देश दुनिया से अपडेटेड होना चाहिए, भारत में क्या हो रहा है उससे वो अपडेट होना चाहिए। तो जो पोस्ट पे जाओगे, पहली चीज तो ठीक है भाई, बेस बना लिए भारत को जान करके, एनसीईआरटी पढ़ करके। दूसरी चीज, वो जो पोस्ट पे जा रहे हो ना, वो व्यक्ति को देश दुनिया की समझ होनी चाहिए, और देश दुनिया को समझने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो होती है न्यूज। क्या होता है? न्यूज। तो पहला बेस बन गया भारत को जान करके, बेस बन गया एनसीईआरटी को जान करके। अब जो बेस बनेगा वो बनेगा कि तुम देश दुनिया की खबर रख रहे हो कि नहीं। खबर रखोगे देश दुनिया की तो तुम समाज से जुड़ोगे, समाज से जुड़ोगे तो तुम्हारा काम ही समाज का है। जिस पोस्ट पे तुम जा रहे हो, तो देश दुनिया की खबर रखोगे तो समाज से जुड़ोगे। और इसीलिए हर एस्पिरेंट को कहा जाता है कि न्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है, न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है, अखबार पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, करंट अफेयर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? ताकि वो बंदा पूरे भारत को जान सके, वो बंदा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बना करके बेस बना सके, और भारत पूरे देश दुनिया को वो डेली अपडेटेड रहे। और अपडेट होने का सर्वप्रथम सबसे चीज जो है वो आती है न्यूज। तो ये सब चीज करने के बाद, ठीक है, ये सब चीज ज्ञान को जीरो से उठाने के लिए, क्या बोला मैं, ज्ञान को जीरो से उठाने के लिए इतना चीज आप करेंगे तब आपका बेस तगड़ा हो जाएगा। क्या तगड़ा हो जाएगा? बेस तगड़ा हो जाएगा, जंग में लड़ने के लिए रेडी हो जाओगे। पहला क्या, भारत को जानना है तुमको। दूसरा क्या, पूरी एनसीईआरटी 6 से 12 चार्ट जानी है। और तीसरा क्या, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। अगर ये 3 काम आज से आप कर लिए, भारत को जान लिए, एनसीईआरटी 6 से 12 पढ़ लिए, न्यूज़पेपर पढ़ करके डेली अपडेट होने लगे, तो इससे आपको जब पता चलने लगा कि कल का क्या घटना, आज का क्या घटना, तो इसके लिए आपको न्यूज़ जो है पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो ये सारा चीज करके, इंडिया के बारे में जान करके, एनसीईआरटी के बारे में जान करके, न्यूज़पेपर पढ़ करके आप अपना बेस तगड़ा कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना, आपका बेस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और बेस को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सर्वप्रथम काम क्या, भारत के बारे में जानोगे, एनसीईआरटी चार्ट जाओगे, न्यूज़पेपर पढ़ करके दुनिया से अपडेट रहोगे, तो तुम ज्ञान बढ़ा रहे हो अपना। अब मेरी बात आगे सुनना, बेस बन गया हमारा, बेस बन गया। अब जो हमारा स्टेप होगा, ऐसे आपका बेस बनेगा। अब जो हमारा कदम होगा, उस कदम को ध्यान से समझिएगा। मैच्योरिटी तो भाई सफर में ऑटोमेटिक आ जाएगी। नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो नॉलेज के लिए पहले भारत को जानना पड़ेगा, फिर एनसीईआरटी को जानना पड़ेगा, न्यूज़पेपर से अपडेट रहना पड़ेगा। इतना करने के लिए सबसे पहले हमको बेस बनाना पड़ेगा। तो हमारा तो बेस इतना करने से बन गया, हमारा बेस इतना करने से बन गया। अब जो अमूल्य एकदम जो पहला स्टेप है वो आप ध्यान समझिएगा। सर्वप्रथम जो स्टेट है, अगर आप आज से मित्र तैयारी करना चाहते हैं, अभी से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका पहला कदम बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपका पहला कदम बेस बनाओ, पहला कदम बेस बनाओ। जानो अपने भारत के बारे में, पढ़ो अपने भारत का इतिहास, पढ़ो अपने भारत का भूगोल, पढ़ो अपने भारत का अर्थशास्त्र, पढ़ो संविधान, पढ़ो, अपने भारत को जानो। दूसरा बेस, एनसीईआरटी पढ़ो। क्या पढ़ो? एनसीईआरटी पढ़ो, 6 से 12 तक का एनसीईआरटी से जुड़ जाओ। तीसरा स्टेप, अखबार पढ़ने की रोज आदत डाल दो। नहीं द हिंदू ना, अरे अभी उतना नहीं जी, द हिंदू मत पढ़ो, अब्बे उस पे मत पढ़ो। बस अपने डेली लाइफ में, अपनी जगह का, अपने समाज का, जो भी दैनिक जागरण आ रहा है, तुम्हारे घर हिंदुस्तान आ रहा है, उसी को पढ़ करके, मोबाइल पे बहुत सारा एप्लीकेशन आता है न्यूज का, बस अपडेटेड रहो कि अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया। इसके लिए ना गजब चीज ला रहे हैं, कसम से गुरु गजब चीज ला रहे हैं। 2022 का बवाल का जो लॉन्च होने वाला है ना, आप लोगों के लिए सटीक चीज लॉन्च होने वाला है, मजा आ जाएगा इस चीज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप बेस बनाएंगे आप, और बेस में क्या बनाएंगे वो क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप मित्र, दूसरा स्टेप, बेस तगड़ा, जितना तगड़ा बेस बनाओगे उतना तगड़ा बिल्डिंग बनेगी, ध्यान देना। बेस बन गया। दूसरा स्टेप, यूपीएससी में जो पूछने जाने वाला सिलेबस है, वो जो नॉलेज चेक करती है ना, तो नॉलेज अपने सिलेबस के अनुसार चेक करती है। तो उसका क्या सिलेबस है, प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है, फिर तुम पढ़ना स्टार्ट करना अपना सिलेबस। पहले बेस बना लेना, बेस बनाने के बाद तब यूपीएससी के सिलेबस पे कूदना। समझ रहे हो ना कितना लंबा, पहले यूपीएससी के सिलेबस पे कूद जाते तुम ना। पहले बेस, फिर यूपीएससी का सिलेबस, प्रीलिम्स का, मेंस का, उस सिलेबस को पढ़ते रहना। सिलेबस करने के बाद जो तीसरा कदम आएगा, देश दुनिया से जुड़े रहना, देश दुनिया से जुड़े रहना, फिर जाकर के करंट अफेयर पढ़ना, फिर जाकर के करंट अफेयर पढ़ना। ये 3 स्टेप
अब इतना करने के बाद आपने अपना बेस बनाया, आपने अपना सिलेबस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट किया, आपने करंट अफेयर से देश दुनिया से जुड़ा रहा। इतना 3 चीज करने के बाद तुम ज्ञानी बन गए। क्या बन गए? ज्ञानी बन गए। जो सेकंड स्टेप था नॉलेज का, वो नॉलेज के लिए तुम रेडी हो। सेकंड स्टेप मैच्योरिटी तो हो गया था, नॉलेज के लिए इतना कुछ करने के बाद बेस बनाओ, फिर सिलेबस खत्म करो, करंट अफेयर पढ़ो, तुम ज्ञानी बन गए। इतना करने के बाद तुम ज्ञानी बन गए। अब जो तुम्हारा अगला स्टेप होगा वही बात, यूपीएससी 2 चीज का खेल है, नॉलेज लैंग्वेज, याद है ना? 2 लैंग्वेज और नॉलेज, नॉलेज लैंग्वेज, नॉलेज लैंग्वेज। अगर नॉलेज हो भी गई तो समझाओगे कैसे एग्जामिनर को, नॉलेज हो भी गई तो समझाओगे कैसे इंटरव्यूअर को, लैंग्वेज से समझाओगे। किस चीज से समझाओगे? लैंग्वेज से। तो यूपीएससी स्टार्टिंग बोले थे 2 चीज का खेल है, लैंग्वेज का और नॉलेज का। इतना चीज करने के बाद, बेस क्लियर करने के बाद, सिलेबस पढ़ने के बाद, करंट अफेयर पढ़ने के बाद नॉलेज मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर लैंग्वेज कमजोर रह गई तो फिर छट जाओगे। तो फिर लैंग्वेज पे काम करना है तुमको। क्या करना है? लैंग्वेज पे काम करना है। लैंग्वेज में आएगा लिखना, लैंग्वेज में आएगा बोलना, लैंग्वेज में आएगा समझना। समझना कैसे समझोगे? टफ टफ वर्ड आ गया पेपर में, उसको समझना पड़ेगा तो लैंग्वेज चाहिए। आंसर लिखना पड़ेगा तो राइटिंग चाहिए, ये भी लैंग्वेज का है। सही समय पे सही आंसर लिखना पड़ेगा, सही स्पीड से आंसर लिखना पड़ेगा, रच रच करके बढ़िया से लिखना पड़ेगा। ये सब लैंग्वेज के अंदर आ जाएगी। राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, स्पीकिंग स्किल्स, सब किसके अंदर आ गई? लैंग्वेज का। यूपीएससी 2 ही चीज का खेल है। फिर से बोलता हूं, नॉलेज और लैंग्वेज। इतना लंबा प्रोसेस, बेस बना करके, सिलेबस बना करके, करंट अफेयर बना करके नॉलेज गेन किए, उसी नॉलेज को एग्जामिनर को समझाओ, उसी नॉलेज को इंटरव्यूअर को समझाओ, उसी नॉलेज को यूपीएससी को समझाओ। समझाने के लिए भाषा का प्रयोग होता है, लैंग्वेज का प्रयोग होता है। लैंग्वेज तुम लिख करके समझाओगे, बोल करके समझाओगे और पढ़ करके खुद समझोगे। तो इसीलिए फिर काम करना होगा अपने भाषा पे। ठीक है? बेस, सिलेबस, करंट अफेयर, नॉलेज ओके, फिर काम करना होगा चौथा स्टेप अपने भाषा पे। अभी से भाषा का स्टेप काम करना स्टार्ट कर दो, अभी से अपनी भाषा डेवलप करना स्टार्ट कर दो। भाषा में लिखना बोलना एकदम तगड़े तरीके से सीखना होगा, तो भाषा पे काम बहुत मेहनत से करना होगा। अगर नॉलेज तगड़ी हो भी गई ना, भाषा वीक हो गया ना, तो कोई काम नहीं है तुम्हारे नॉलेज का, समझा ही नहीं पाओगे। तो नॉलेज और लैंग्वेज याद रखना, नॉलेज और लैंग्वेज। अगली चीज जो आएगी वो आएगी आपकी स्किल्स तैयारी में, और स्किल्स आपके पूरे प्रिपरेशन को फाइनल टचअप दे देगा। स्किल्स आपके पूरे प्रिपरेशन पे मुहर लगा देगा कि यू आर रेडी टू बिकम एस्पिरेंट, गो एंड फोड़ के आओ एग्जाम, एकदम बवाल बचा करके आ जाओ। ठीक है? ये स्किल जो है, स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। स्किल में क्या डेवलप करना पड़ेगा? वही चीज, कम्युनिकेशन स्किल, टू कन्विंस एनी मोर, प्रेशर झेलने का, बात करने का, ये सब स्किल एक डीएम आईएएस जैसा, एक आईएएस ऑफिसर जैसा स्किल तुमको मेंटेन करना पड़ेगा। ये पूरी जर्नी है आपकी, ये पूरी जर्नी है आपकी। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, आपका टाइम कैसा, प्रिपरेशन का प्लान कैसा होगा। हम शुरुआती में बोले कि आपका ये जो सफर है वो लंबा सफर है। अभी तुम 11-12 में हो, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर 1 साल और फिर यूपीएससी, ये हमारा फाइनल टचअप होने वाला है। इसको ध्यान से समझना। अभी क्लास 11-12 में होगे, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में होगे, थर्ड ईयर में होगे, फिर 1 साल और लोगे, फिर यूपीएससी दोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट, ये वाला कंसेप्ट रहेगा। अब आप ध्यान समझिए कि आपको करना क्या है, पहला कदम क्या उठाना है। अभी 11 में, क्लास 12 में, ग्रेजुएशन के पहले साल में। ठीक? क्या कहा? फिर से मैं कह रहा हूं, 11 में, 12 में, ग्रेजुएशन के पहले साल में, 3 साल, 11-12 ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, 3 साल तुम क्या कर रहे हो? अपना तुम बेस बना रहे हो। क्या कर रहे हो? 3 साल तुम क्या कर रहे हो? अपना तुम बेस बना रहे हो। 11-12 और ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, 3 साल आप अपना जितना तगड़ा हो सकता है उतना तगड़ा बेस बनाइए। फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो आपका है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो आपका है, उसमें क्या करिए? ये यहां पर बेस बन गया 11 में, यहां पर बेस बन गया 12 में, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में बेस तगड़ा। बेस में फिर से बोलता हूं, भारत को जानो, एनसीईआरटी को जानो, न्यूज पढ़ो रोज, और इसके साथ साथ 11 में ही, 12 में ही और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही अपने लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट कर देना। आज से पहला कदम क्या उठाना है? तुमको बताया ना, बेस बनाना है, भारत को जानना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है और अपने भाषा पे काम करना है। यह तुम्हारा सर्वप्रथम स्टेप था। अब जब 3 साल में बेस बना लोगे,
3 साल में बेस बनाने के बाद जो 2 साल रहेगा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, उस 2 साल में दबा करके प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस आपको चाट जाना है, समझ जाना है, ठीक है। 2 साल प्रीलिम्स और मेंस का जो आपको पेपर है एकदम बढ़िया से सिलेबस को एकदम क्वालिफाई कर लीजिए, तब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट, आपका बेस कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट, करंट अफेयर वगैरह कंप्लीट, ठीक है। तो आप एक योद्धा बन चुके होंगे जैसे ही ग्रेजुएशन लेंगे। अब क्या करिए, आपके डाउट में आएगा कि अरे भैया कोचिंग वोचिंग नहीं करेंगे क्या, ये सब सिस्टम उस्टम नहीं करेंगे क्या? तब जब आप इतना जब मेंटेन हो जाइए, ठीक है, अगले 3-4 साल की मेहनत में, और जितना जल्दी आप अपना बेस बनाएंगे ना उतना आगे आपको टाइम मिलेगा। अगर आप 2 साल में अपना बेस बना लेते हैं तो और अच्छी बात है, 1 साल में बना लेते हैं और अच्छी बात है, ठीक है ना। जितना जल्दी बेस उतना आगे समय मिलेगा। अब ग्रेजुएशन तक जाते जाते तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ये समझना, ठीक। ग्रेजुएशन जब जाते तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसके बाद मन में आता ना कोचिंग करना होगा, इंस्टीट्यूट करना होगा। नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख के दे रहे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अंदर से है ना कि करना होगा, तो इतना करने के बाद ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर होगा वहां पर अगर आपकी इच्छा करे तब फिर आप चूज कर सकते हैं दिल्ली मुखर्जी नगर जाना, पटना जाना, इलाहाबाद जाना, जहां जहां भी तैयारी होती है वहां जाकर के 1 साल का अगर आपको प्रिपरेशन करना है 1 साल का प्रिपरेशन कर लीजिए, कोई जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी। फिर अगर दूसरी चीज, अगर आप कोचिंग जाना चाहते हैं वो 1 साल तो कोचिंग जा सकते हैं, नहीं अगर नहीं जाते हैं कोचिंग तो वो 1 साल, ये जो 1 साल हम आपको दिए हैं वो 1 साल को अपने को फाइनल टच दीजिए। फाइनल टच, करंट अफेयर से फाइनल टच, लैंग्वेज से फाइनल टच, स्किल्स से फाइनल टच, हर एक तरीके से फाइनल टच दीजिए, तब आप एक परफेक्ट योद्धा बनेंगे। और लिख कर ले लीजिए फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट में अब आग लगा करके आ जाएंगे, आनंद आ जाएगा आपको। ये पूरा प्लान इस तरीके से आप अपने यूपीएससी की ओर बढ़ेंगे। मित्र आज से बेस बनाओ, आज से बेस बनाओ, भारत को जानो, एनसीईआरटी पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालो, बेस बनाओ, लैंग्वेज डेवलप करो, लैंग्वेज लिखना, पढ़ना, बोलना, लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज, ठीक है ना। ये चीज़ों को डेवलप करो, लैंग्वेज के साथ साथ सारी चीज़ों को समझो, ये स्किल को डेवलप करो, इंटरव्यू देख करके स्किल मेंटेन करो, ठीक है ना, स्किल डेवलप करो। इतना चीज करोगे 2 साल 3 साल तो बेस तगड़ा, फिर यूपीएससी के सिलेबस पे कूदो। 2 साल यूपीएससी का सिलेबस, प्रीलिम्स और मेंस एकदम दबा करके पढ़ो। लास्ट ईयर अपने आप को फाइनल टचअप दो करंट अफेयर का, पूरे स्किल का और पूरे ये सारे सिस्टम का, और तब जाकर के आप परफेक्ट योद्धा बन गए हो मित्र। और अगर एकदम दृढ़ संकल्प आपका मस्त रहा, टिके रह गए मेहनत से ना, तो आप कबार करके आ जाएंगे, झंडा गाड़ देंगे फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट का। ये पूरी बातें थी, ये पूरी जर्नी की। अब जो मेन मुद्दा है, ठीक है ना, तो अब जो मेन मुद्दा है, आप 11 में है, आप 12 में है, पांडे क्लासेस आपके लिए क्या कर रहा है समझिए अब उसको। अब हम लोग इसके ऊपर आते हैं कि पांडे क्लासेस आपके लिए क्या कर रहा है। ये पूरी जर्नी में हम सब साथ में अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और साथ में फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट वाला वादा करके एकदम झंडा गाड़ करके आएंगे। अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करते हैं, पांडे क्लासेस जर्नी कैसे अपना स्टार्ट करेगा, अब इसके ऊपर हम लोग आते हैं। फटाफट से इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए। और ये सब चीज के लिए अभी से जो पहला कदम आपके लिए होने वाला है, जो प्रिपरेशन का सबसे वेरी बिगिनिंग वाला जो स्टेप होने वाला है, वो इस प्रकार से होगा कि अभी से आपका पूरा का पूरा तैयारी, आपके बेस बनाने का तैयारी। हम 11-12 ह्यूमैनिटीज का चैनल चलाते हैं, पांडे क्लासेस बोर्ड्स, जिसपे खाली 11-12 के ह्यूमैनिटीज वाले पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सारा सिलेबस पढ़ते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को, यही 11-12 वाले स्टूडेंट्स के लिए, इन सभी लोगों के लिए, आप सब स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक बने आए हैं, आपके लिए, आप सीरियस एस्पिरेंट हो यार, कसम से बता रहे हैं, आप सीरियस एस्पिरेंट हो, आप सब के लिए पांडे क्लासेस परीक्षा पे अभी से लेकर के अंत तक का पूरा सीरीज, हर एक कंटेंट बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बता रहे हैं। आप लाख रुपया फूक करके आते हैं, वो कोई काम नहीं देगा। नोट से लेकर के हर एक चीज एकदम फ्री में हम अपने पांडे क्लासेस वाले परीक्षा पे लॉन्च करने वाले हैं। ये सीरीज 2022 पहली जनवरी से ही, आज 1 जनवरी है, नया साल है, और यही नया साल का नया तोहफा आपके लिए हम देने वाले हैं कि 11-12 के बाद कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको एक चवन्नी लगाने का कोई जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन तक का, यूपीएससी तक का पूरा जो सफर रहेगा, मैं वादा करके देता हूं, मैं हमेशा से बोलते आया हूं, 11-12 वालों का सफर 11-12 तक नहीं है, हमारा सफर बहुत लंबा है मित्र। 11-12 ग्रेजुएशन, जब तक नौकरी नहीं लगेगा
तब तक पांडे क्लासेस साथ रहेगा, हम सब का साथ बना रहेगा और बिल्कुल निस्वार्थ होकर के, निस्वार्थ निस्वार्थ स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थ के साथ इस कदम हम लोग बढ़ाएंगे। और ये पूरा का पूरा जो चैनल रहने वाला है पांडे क्लासेस परीक्षा, ये सारे एस्पिरेंट्स को डेडिकेटेड रहने वाला है, बिल्कुल फ्री में बेस्ट जो मटेरियल होगा, बेस्ट कोर्स होगा, हर एक चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा फुल ऑन गाइडेंस के साथ, हर एक चीज के साथ एकदम एब्सोल्युटली एकदम निस्वार्थ के साथ जो फुल प्रिपरेशन होगी अभी से आपकी स्टार्ट होगी। तो वो सारे मेरे भाई बहन जो एस्पिरेंट हैं, जो सोच करके रखे हैं वक्त सही है, हालात सही है, हर चीज सही है, कुछ नहीं लगने वाला, कूद जाइए इस जंग में, तैयार करिए अपने आप को, आगे चल करके युद्ध बहुत खतरनाक होने वाला है मित्र। इस युद्ध में वही जीतेगा जिसकी तैयारी आज से मजबूत होगी। तो आज से अपने तैयारी को मजबूत करिए, पांडे क्लासेस परीक्षा को चेकआउट करिए, उस पे इसका क्लास 11-12 से ही कैसे प्रिपरेशन करें, फुल ऑन सीरीज, मास्टर सीरीज स्टार्ट होने वाली है आपके यूपीएससी के लिए ही, ताकि 11-12 ह्यूमैनिटीज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो यहाँ रहते हैं, बसते हैं, वो अभी से 1 रुपया बिना खर्चा किए अपने लक्ष्य के तरफ अपना पहला कदम कैसे बढ़ाएं। तो ये पूरा का पूरा साल 2022 का पूरा साल हम लोग पांडे क्लासेस परीक्षा पे बेस मजबूत कर देंगे। और मैं वादे के साथ कहता हूं, आज जो स्टूडेंट इस सीरीज का हिस्सा बन जाएगा, एक एक वीडियो को टाइमली फॉलो करेगा, रोज 1 घंटा बस अपने जीवन से निकाल करके देगा, याद करिएगा 31 दिसंबर 2022 को जब 2023 का हैप्पी न्यू ईयर बोलने आएंगे हम आपको ना, हम वादा करते हैं वो सारे स्टूडेंट भले 10 लड़के क्यों ना हो, अंत तक अगर 10 लड़के, 10 लड़कियां, 2 लड़के, 2 लड़कियां, 4 लड़के, 5 लड़के, जो भी बच्चे अगर उस सीरीज के हर एक वीडियो को इस पूरे साल फॉलो कर जाएंगे, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं 2023 का जब बधाई देने आपको आऊंगा हैप्पी न्यू ईयर के साथ, तो मैं गारंटी लिख करके दे सकता हूं कि आपका बेस एकदम तगड़ा हो चुका होगा। अब बेस के एकदम आपका जो बेस है बिल्डिंग बनाने के लिए एकदम माहिर हो गए होंगे, जहां दूसरे लोग सोच रहे होंगे मित्र आप करके दिखा देंगे। तो पांडे क्लासेस परीक्षा आप लोगों के लिए डेडिकेटेड होने वाली है, 2022 का फुल ऑन सीरीज उस पे लॉन्च होगा। अभी से यूपीएससी तक का जो हमारा सफर है वो बरकरार रहेगा। जरूर सारे सीरियस एस्पिरेंट्स उस मास्टर सीरीज का हर एक वीडियो जो है आप लोगों के लिए होने वाला है, तो इसको जरूर चेकआउट करिएगा। फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ आज कदम उठाइए, सोचिए ये सारे क्वेश्चंस जो हमने लिखे थे, याद रखिएगा ये मेरा लाइन सबसे पहले ना दिल और मन लगाओ, अगर दिल मन लग गया मित्र तो तन जो है ऑटोमेटिक लग जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की, नया साल का नया शुरुआत पांडे क्लासेस परीक्षा पे करिए, इसी जोश के साथ करिए, ताकि साल के अंत, इस साल कैसा साल का अंत आया ना, कुछ कर पाए क्या, लेकिन हकीकत बता रहे हैं 2022 का जब आखिरी साल का आखिरी दिन होगा तो कहोगे कि यार ये साल में अपना बेस बनाया हूं, कुछ करके दिखाया हूं। इसी जोश के साथ पांडे क्लासेस परीक्षा पे सीरीज स्टार्ट होगी, उसका हिस्सा बनिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, इसी जोश के साथ चेकआउट करिएगा और शाम में 2022 का बवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। और एक और बात, यहां तक बने रहने वाले तुम जो भी हो मित्र, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताना, ताकि हम भी सोचें कि नहीं भाई सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं। ठीक है, तो इसी जोश के साथ हमारी मुलाकात होगी। पांडे क्लासेस परीक्षा को जरूर चेकआउट करेगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।